हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों नीट पीवाईक्यू एक्सप्रेस में आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर फोटोसिंथेसिस एंड हायर प्लांट्स। इससे पहले हम आपकी 11th एनसीईआरटी की बाकी तीनों यूनिट्स के सभी पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से कर चुके हैं अलॉन्ग विद द वन शॉट ऑफ चैप्टर। अब इस सीरीज में हम प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है प्लांट फिजियो में न्यू एनसीईआरटी में स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स तो डिलीटेड हैं, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन। ये दोनों चैप्टर्स ना आपको 11th क्लास के लिए पढ़ने हैं ना ही नीट के लिए पढ़ने हैं, दे आर डिलीटेड फ्रॉम बोथ द सिलेबस। तो आपको फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड प्लांट ग्रोथ, ये 3 चैप्टर्स प्लांट फिजियो में प्रिपेयर करने होते हैं। अब जैसे ही प्लांट फिजियोलॉजी का नाम आता है तो मुझे पता है ज़्यादातर स्टूडेंट्स को लगता है कि यार ये बॉटनी हमें क्यों पढ़नी पड़ती है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में जितना इंटरेस्ट आता है उतना ही जोर प्लांट फिजियोलॉजी को पढ़ने और समझने में आता है। बट अगर ये प्रॉब्लम आप भी फेस कर रहे हैं बच्चों, तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप जो मेरी इसी चैनल पर मैंने एनसीईआरटी लाइन टू लाइन सीरीज अपलोड की है वहाँ जाके इस चैप्टर के, इस पूरी प्लांट फिजियोलॉजी के सभी लेक्चर्स आप देखो। तो जो भी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक या सिली मिस्टेक्स आप इन क्वेश्चंस में करते हैं वो आपसे नहीं होगी। मैंने बहुत ही ईजी करके एनसीईआरटी से ही आपको ये सभी चैप्टर्स पढ़ाए हैं जिससे आपका इन पे कमांड बन सके, क्योंकि जब तक ह्यूमन फिजियो जैसा कमांड प्लांट फिजियो पर नहीं होगा तब तक प्लांट फिजियो के क्वेश्चंस भी आपसे नहीं बनेंगे। चाहे आप कितनी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले बच्चों, अगर टॉपिक पर आपका कंसेप्चुअल होल्ड नहीं है तो क्वेश्चंस में आप अटक ही जाएंगे। तो हमेशा मैं आपको कहती हूँ कि पहले आप किसी भी चैप्टर के कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो एंड आफ्टर दैट ही आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। दिस इज द करेक्ट मेथड टू स्टडी। ठीक है, चलिए तो इस चैप्टर में कि अगर हम बात करें बच्चों फोटोसिंथेसिस की, तो प्लांट फिजियोलॉजी में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। बस प्लांट ग्रोथ जो लास्ट चैप्टर है उसी से कुछ टॉपिक्स डिलीट हुए हैं। बाकी आप चाहे ओल्ड से पढ़ लो चाहे न्यू से, एक ही बात रहेगी। ठीक है, चैप्टर अपने आप में काफ़ी बड़ा है। स्टार्टिंग में कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी दे रखे हैं जिनको समझने में कई बार बच्चों को नहीं समझ में आता क्या चीज़ें लिखी है। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आपने नहीं पढ़ रखा है पहले लेक्चर देखो, फिर मेरे साथ यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 1 बाय 1 क्वेश्चंस भी देखते जाएंगे और अकॉर्डिंगली रिवीजन भी करते जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इस चैप्टर में जो स्टार्टिंग वाला टॉपिक है ना, अर्ली एक्सपेरिमेंट्स, इससे लास्ट 5-6 सालों में क्वेश्चंस नहीं आए हैं। देखो इससे जो आखिरी क्वेश्चन आया था वो 2019 में आया था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये टॉपिक से अब क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। क्या पता इस बार 2025 में आपसे पूछ लें। ठीक है, सो क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। क्या क्वेश्चन पूछा गया देखना जरा। One scientist cultured Cladophora algae, क्लेडोफोरा एक एल्गी का नाम है, यू नो दैट, इन अ सस्पेंशन ऑफ एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर क्या है? बैक्टीरिया है। भाई आपको ध्यान होगा कि ये जो प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट है, जितने भी अर्ली एक्सपेरिमेंट्स हुए थे ना, हमें फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। कि ये तो पता था बहुत पुराने टाइम में भी कि यार प्लांट्स कुछ तो ऐसा करते हैं कि प्लांट्स लाइफ के लिए ज़रूरी हैं, बट प्लांट्स हमें खाना देने के लिए फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसी फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन जनरेट होती है। ये सारी बातें बहुत धीरे धीरे प्रूफ हुई बच्चों अलग अलग एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, तो इनमें से एक एक्सपेरिमेंट जो क्लेडोफोरा एल्गी पर किया गया था, किसने किया था? एंगलमैन, TW एंगलमैन ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। और इन्होंने एक प्रिज्म की हेल्प से हमको बताया था, मतलब उन्होंने, मैंने आपको समझा रखा है कि प्रिज्म के थ्रू सनलाइट को डाला, जिससे सनलाइट के जो वाइट लाइट है वो 7 कलर्स में डिवाइड हो गई, और एक कल्चर मीडियम में एक सस्पेंशन बनाया, मतलब कल्चर मीडियम ही सस्पेंशन है, उसमें एरोबिक बैक्टीरिया, जो कि एजोटोबैक्टर नाम दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ पर सिर्फ एरोबिक बैक्टीरिया लिखा है, तो आप चाहें तो नाम भी ऐड कर सकते हैं, कोई भी एरोबिक बैक्टीरिया यूज़ कर सकते हैं। उन्होंने एजोटोबैक्टर को यूज़ किया था। तो एजोटोबैक्टर हैं खूब सारे उस सस्पेंशन में। ठीक है, अब आपने क्लेडोफोरा एल्गी भी वहाँ पर रख दी, तो जो विबग्योर लाइट है जब उस पर पड़ रही है प्लांट पर, क्लेडोफोरा एल्गी पर, तो वो फोटोसिंथेसिस करेगी, फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन जनरेट होगी। तो अब वो विबग्योर की जो लाइट है, जो 7 कलर्स में हमको लाइट दिख रही है, उनमें से जिस कलर को यूज़ करके प्लांट मैक्सिमम ऑक्सीजन जनरेट कर रहा है, आप सोचो उस कल्चर मीडियम के बैक्टीरिया उसी जोन में इकट्ठे हो जाएंगे ना। वैसे तो पूरे इक्वली डिवाइडेड थे वो बैक्टीरिया, बट जैसे ही लाइट पड़ी, फोटोसिंथेसिस शुरू हुआ, तो जिन वो 7 कलर्स हमको दिख रहे हैं क्योंकि प्रिज्म के थ्रू लाइट आ रही है, तो जिस जगह पर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रहा है, यू नो कि विबग्योर में पूरे सनलाइट को प्लांट्स कंप्लीटली यूज नहीं करते, बल्कि कुछ स्पेसिफिक कलर्स, 2 कलर्स जिसमें आपको याद रखने हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्लू एंड रेड लाइट, है ना, एक तो ब्लू जोन और एक रेड जोन की जो लाइट है उसको प्लांट्स मैक्सिमम यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस में। इसका मतलब कोई भी बच्चा ये नहीं सोचेगा कि जो बाकी के कलर्स हैं विबग्योर में उन्हें यूज ही नहीं करते, ऐसा नहीं है।
हम इस चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि किसी भी प्लांट के, अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, हायर प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो उसकी सेल में अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो हम सेल के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं ना बच्चों। और क्लोरोप्लास्ट में आपको पता है इस तरह का स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट का, ग्रेना, स्ट्रोमा वगैरह प्रेजेंट होता है। तो इस क्लोरोप्लास्ट में, इस ग्रेना पे बहुत सारे तरह तरह के पिगमेंट्स होते हैं ना, तो उनमें से जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो अकेला क्लोरोफिल नहीं है, उसमें 4 तरह के पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड, ज़ैंथोफिल। तो ये सारे पिगमेंट अलग अलग कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, बट उनमें से जो चीफ पिगमेंट है क्लोरोफिल ए, है ना, वो मैक्सिमम जिस लाइट को यूज करता है वो होती है एक तो ब्लू लाइट, विबग्योर में VIB, और एक सबसे लास्ट GYOR, आर यानी रेड लाइट। ठीक है, दैट्स वाई इन दोनों लाइट्स के थ्रू फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होता है और मैक्सिमम ऑक्सीजन जनरेट होती है। सीधी सिंपल सी बात है। तो जो बैक्टीरिया उस कल्चर मीडियम में बिखरे पड़े थे, वो जहां पर उनको मैक्सिमम ऑक्सीजन मिलेगी वहां पे जल्दी मल्टीप्लाई करेंगे और वहां आपको कॉलोनीज दिखाई देने लगेंगी। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने इस बात को प्रूफ किया था कि यस, ब्लू एंड रेड लाइट इज मैक्सिमम यूटिलाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, तो इसी एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन 2019 में पूछा गया कि वन साइंटिस्ट, नाम नहीं दिया उन्होंने, हो सकता है आपसे इस बार नाम पूछ लें या कोई भी, आपको ध्यान रखना है, एंजलमैन ने किया एक्सपेरिमेंट। ठीक है, वॉट एवर यू प्रोनाउंस। सो वन साइंटिस्ट कल्चर्ड क्लेडोफोरा इन अ सस्पेंशन ऑफ एजोटोबैक्टर एंड इल्यूमिनेट द कल्चर। वो जो लाइट पड़ रही थी कल्चर पर, वो कैसे पड़ रही थी, लाइट आ रही थी प्रिज्म के थ्रू। ही ऑब्जर्व्ड दैट बैक्टीरिया एक्यूमुलेटेड मेनली इन द रीजन ऑफ, तो बैक्टीरिया किस रीजन में इकट्ठे हुए बच्चों, सीधा सिंपल सा ऑप्शन है, ये रहा ब्लू एंड रेड लाइट। काफ़ी मिलते जुलते से ऑप्शंस यहाँ पर होते हैं, बट आपको विबग्योर स्पेक्ट्रम हमेशा ध्यान रखना है। फोटोसिंथेसिस का चैप्टर जहाँ शुरू हो रहा है NCERT में, वहीं पर आप विबग्योर लिख देंगे। आप ध्यान रखेंगे ये जो विबग्योर है इसका जो वेवलेंथ होता है वो 400 से 700 नैनोमीटर की रेंज में होता है। ठीक है, और इस पूरे में मैक्सिमम जो लाइट्स फोटोसिंथेसिस में यूज होती हैं वो है ब्लू एंड रेड। अगर ब्लू और रेड अलग अलग ऑप्शन में है और आपको दोनों में से एक चूज करना है तो सबसे पहले आप रेड लाइट को चूज करेंगे। ब्लू और रेड को कंपेयर करें तो मैक्सिमम होगा रेड में, और सबको कंपेयर करें तो ब्लू एंड रेड में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, क्लियर है। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ लें, यू हैव टू रिमेंबर दिस। ये जो इस चैप्टर में बच्चों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा पार्ट लगता है, ये जो दे रखा है ना पूरा ग्राफ वगैरह की स्टडी, कि मैम ये कैसे बता रखा है, क्या बता रखा है, तो बहुत सिंप्लीफाई करके मैंने लेक्चर्स में पढ़ा रखा है बच्चों। प्लीज़ वॉच द लेक्चर। अगर आपको टॉपिक समझ नहीं आया, आ चुका है टॉपिक समझ, तो देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब आपके नीट के एग्जाम में लगभग मार्च खत्म होने को आ गया है बच्चों। अब आपके नीट के एग्जाम में सिर्फ 1 महीना मान के चलो, है ना। सुनते ही दिल की धड़कन एकदम बढ़ गई होंगी कि मैम आप तो हमें डरा रहे हैं, बट डराना क्या है, जो सच है वो है। ठीक है, 1 मंथ है तो 1 मंथ के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे। जो भी बच्चे अपने 12th के एग्जाम वगैरह दे रहे थे वो बोर्ड एग्जाम से भी फ्री हो चुके हैं, तो अब आपको पूरा का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने रिवीजन पे करना है। और मेरी राय अगर आप मानेंगे तो रिवीजन में अगर आप थ्योरी पढ़ने बैठेंगे ना बच्चों, आपको कोई सब्जेक्टिव एग्जाम देने नहीं जाना कि आप थ्योरी को बार बार पढ़ लो और वो आपके दिमाग में पक्की हो जाएगी और आपका नीट का एग्जाम बढ़िया हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, आपको मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगाना है। चाहे आप बायो पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, चाहे फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तीनों में क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जिन बच्चों को लगता है कि नहीं हमारा तो सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अब जाने तो अभी सिलेबस कंप्लीशन का टाइम नहीं है। अब लास्ट के 1 मंथ पे आप सिर्फ PYQs पे फोकस कर लो। अगर आप तीनों सब्जेक्ट्स के लास्ट 15 सालों के भी नहीं तो 10 सालों के भी, सीरीज में तो मैं 15 साल के कवर कर रही हूँ, लास्ट 10 साल के भी PYQs अच्छे से समझ के कर लोगे ना, हर क्वेश्चन पे थोड़ा टाइम दोगे, उसमें जो ऑप्शंस हैं उनको देखोगे, जैसे मैं इस सीरीज में कराती हूँ, सेम पैटर्न फिजिक्स केमिस्ट्री में भी फॉलो कर लोगे, तो आप मान के चलो आपका बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चंस की, और नीट में इतना स्कोर आपका आ जाएगा कि आपको खुद पे थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। जो बच्चा ड्रॉप लेने के बारे में सोच रहा है, 12th में इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं की, उसको भी कॉन्फिडेंस आएगा, और जिसकी अच्छी प्रिपरेशन है उसका तो डेफिनेटली हो जाएगा, अगर आपने इस लास्ट के 1 मंथ में PYQs की एंड क्वेश्चंस, दूसरे क्वेश्चंस भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस किए तो। ठीक है, तो जस्ट फोकस ऑन द क्वेश्चन प्रैक्टिस। पर हाँ, क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, बार बार गलती किए जा रहे हो, तो मैं आपको कह रही हूँ कि आप जाके लेक्चर्स में जाकर उस टॉपिक के पूरे नहीं देख सकते तो एटलीस्ट उस टॉपिक के लेक्चर को पहले देखो, समझो, फिर क्वेश्चंस करो, तब आपको कोई बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, क्लियर है, ये समझ में आ गया आपको। तो ये जो ग्राफ है ना, देखो इसमें भी दिखाया है यहाँ पे, ये वही विबग्योर दिखाया है आपको 400 to 700 नैनोमीटर की, कि अगर आप सारे पिगमेंट्स को देखो, 4 मेजर पिगमेंट्स होते हैं एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ऐसा कोई बच्चा तो नहीं है ना जिसको क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल इन 2 टर्म्स में डिफरेंस नहीं पता हो। क्लोरोप्लास्ट इज द सेल ऑर्गेनेल,
जो डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल होता है, जो एक प्लांट सेल में 10 से 20 कितने भी हो सकते हैं, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो स्ट्रक्चर आप पढ़ते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है ना पूरा का पूरा आपकी बुक में, ये रहा। एक सेल के अंदर ऐसे पता नहीं कितने सारे क्लोरोप्लास्ट होंगे। इस क्लोरोप्लास्ट में ये जो मेम्ब्रेन सिस्टम आपको दिख रहा है पूरा ग्रीन कलर से, जो मेम्ब्रेन्स बना रखी हैं, जिन्हें आप ग्रेना, थाइलेकॉइड वगैरह कहते हैं, इन पे बच्चों कई सारे पिगमेंट्स चिपके रहते हैं इनकी मेम्ब्रेन पर। उन पिगमेंट्स में से एक पिगमेंट है क्लोरोफिल। तो क्लोरोप्लास्ट इज द ऑर्गेनेल, और जो छोटे छोटे पिगमेंट्स हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे वो हैं क्लोरोफिल। ठीक है, तो किसी भी क्लोरोप्लास्ट में मेनली 4 तरह के पिगमेंट्स होते हैं, डू रिमेंबर, पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी। कौन से 4 पिगमेंट्स होते हैं? क्लोरोफिल के भी 2 सब टाइप्स होते हैं, एक होता है क्लोरोफिल ए, एक होता है क्लोरोफिल बी। जो आपको यहाँ पे ग्रीन कलर का ग्राफ दिखाया है वो क्लोरोफिल ए का दिखाया है। ठीक है, जो आपको यहाँ पर नहीं, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, जो ब्लू कलर का ग्राफ दिखाया है बच्चों, आपको जो ब्लू कलर का ग्राफ दिखाया है दैट इज ऑफ क्लोरोफिल ए। जो ग्रीन कलर का दिखाया है वो क्लोरोफिल बी का ग्राफ है, और जो येलो कलर से दिखाया है वो कैरोटीनॉइड्स का ग्राफ है। एक और पिगमेंट्स होते हैं ज़ैंथोफिल, उनका यहाँ पे आपको ग्राफ नहीं दिखाया है। ठीक है, वो भी करते हैं नो डाउट कोई ना कोई लाइट एब्जॉर्ब, बट उनका ग्राफ नहीं दिखाया है आपको। ठीक है, तो आप इस ग्राफ में बहुत ईजिली देख सकते हैं। अगर मैं आपको कह रही हूँ कि ये पूरा विबग्योर है, ये पूरा का पूरा विबग्योर है, ये मैंने मतलब एग्जैक्ट नहीं लिखा, जस्ट आपको समझाने के लिए लिख दिया है। तो जो पीक्स आपको मिलते हैं ना ए और बी के, तो एक पीक तो आपको यहाँ पे मिलता है, यानी ये ब्लू लाइट वाला जोन होता है। ठीक है, और जो दूसरे पीक मिलते हैं वो ये रेड लाइट वाला है, सॉरी ये रेड लाइट वाले जोन में आपको मिलते हैं। ठीक है, दैट्स वाई हम कह रहे हैं कि ब्लू एंड रेड लाइट में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है। एंड डू रिमेंबर, इन 4 पिगमेंट्स में से इस क्लोरोफिल ए को चीफ पिगमेंट कहते हैं, और बाकी के तीनों कहलाते हैं एसेसरी पिगमेंट्स। ठीक है, मैं आपको साथ साथ में रिवीजन भी दे रही हूँ, तो जो जो चीज़ें लिंक्ड होती जा रही हैं वो बताती जा रही हूँ। ओके, क्लियर है क्या? और ये जो 4 तरह के पिगमेंट्स मैं आपको बोल रही हूँ बच्चों, पिगमेंट्स क्या है? पिगमेंट छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये देखो आपको दिख रहा है, ये ऑक्सीजन जनरेशन का ग्राफ है। तो ऑक्सीजन मैक्सिमम कहाँ जनरेट हो रही है? ये देखो वही सेम जो अभी हमने पढ़ा, ब्लू एंड रेड लाइट वाले जोन पर मैक्सिमम ऑक्सीजन निकल रही है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा यही वाली लाइट है जो एब्जॉर्ब होती है और प्लांट उसे यूज़ करता है। आप इस बात को ऐसे प्रैक्टिकली समझ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस में सनलाइट को यूज़ करने का मतलब क्या है? फोटोसिंथेसिस में का मतलब है कि प्लांट के पास रॉ मटेरियल पड़ा है, प्लांट के पास खाना बनाने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए प्लांट को CO2 चाहिए। ठीक है, CO2 तो उसने ले ली एयर से, लेकिन CO2 के साथ साथ प्लांट को CO2 से जो कैल्विन साइकिल करेगा ना प्लांट, उस कैल्विन साइकिल तभी होगा जब प्लांट के पास ATP एंड NADPH होंगे। ATP एंड NADPH जिनको एसिमिलेटरी पावर कहते हैं, जो फूड के एसिमिलेशन में हेल्प करेगा, वो ATP NADPH कहाँ से लाए प्लांट? ठीक है, तो वो ऐसा तो है नहीं कि माइटोकॉन्ड्रिया से बोले कि मुझे ATP दो, तो माइटोकॉन्ड्रिया बोलेगा यार तुम मुझे पहले ग्लूकोज दो तभी तो मैं तुम्हें ATP दूंगा। तो सोचो प्लांट को ग्लूकोज बनाने के लिए भी ATP चाहिए। तो प्लांट की जो किचन है, यानी जो क्लोरोप्लास्ट है, उस क्लोरोप्लास्ट ने CO2 तो एयर से ले लिया, अब उस CO2 से उसको कैल्विन साइकिल करके ग्लूकोज बनाना है। पर वो कैल्विन साइकिल की ये शर्त है कि यार मुझे ATP और NADPH मिलेंगे ना, तो ही मैं कैल्विन साइकिल ऑपरेट हो पाएगा। ठीक है, तो वो ATP NADPH कहाँ से मिलता है प्लांट को? इन पिगमेंट्स के थ्रू मिलता है। जो हम क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं बच्चों, इस क्लोरोप्लास्ट में आप हमेशा ध्यान रखो, देयर इज अ क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर, देयर इज अ क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर। काम बटा हुआ है। क्या काम बटा हुआ है? जितना भी आपको ये मेम्ब्रेन सिस्टम दिख रहा है, मेम्ब्रेन सिस्टम में ये स्ट्रोमल लैमेली आती है, ये ग्रेना आते हैं। एंड हमेशा ध्यान रखो, ग्रेना में इंडिविजुअल मेंबर को थाइलेकॉइड कहते हैं। ग्रेना इज अ स्टैक ऑफ थाइलेकॉइड, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। थाइलेकॉइड्स का स्टैक है ग्रेना। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना मैम थाइलेकॉइड क्या होता है, ग्रेना क्या होता है। ये एक थाइलेकॉइड है, इसके ऊपर मैं एक के ऊपर एक अलग अलग थाइलेकॉइड रखती जाऊं तो एक ऐसा लग रहा है जैसे सिक्कों की ढेरी बन गई हो, पाइल ऑफ कॉइन। तो इस पाइल ऑफ कॉइन को ही आप ग्रेनम कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे ग्रेना हैं, सभी ग्रेना आपस में कनेक्ट हैं स्ट्रोमल लैमेली से। और ये जो पूरा का पूरा सिस्टम बनाना, इस सिस्टम को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट का मेम्ब्रेन सिस्टम। ये सब मेम्ब्रेन्स हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना स्ट्रक्चर, ये सिक्का तो है बट सिक्का तो सॉलिड होता है, ये सॉलिड नहीं है, ये कॉइन की तरह है बट अंदर से हॉलो है। ठीक है, ये आगे क्योंकि केमियोस्मोसिस पढ़ते हैं वहाँ पर इसका यूज़ हम पढ़ते हैं। क्लियर? तो ये सब मेम्ब्रेन्स हैं। इन मेम्ब्रेन्स पर बच्चों, इन मेम्ब्रेन्स पर पिगमेंट्स हैं। तो ये जो 4 पिगमेंट्स मैं आपको बता रही हूँ, क्लोरोफिल A, B, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल, ये 4 पिगमेंट ऐसे नहीं कि कोई पिगमेंट कहीं पड़ा है कोई कहीं पड़ा है, ऐसा नहीं है।
ये पिगमेंट्स भी एक बहुत ही स्पेसिफिक अरेंजमेंट में प्रेजेंट है। जैसे कि आपने पढ़ रखा है, मैंने आपको बता रखा है कि मान लो ये मैंने एक बड़ा सा डॉट बना दिया, ये यहाँ पे एक बड़ा सा डॉट बना दिया मैंने, तो ये एक डॉट है ना, ये एक डॉट आपको एक फोटो सिस्टम के बारे में बता रहा है। ये एक डॉट किसके बारे में बता रहा है? दिस इज अ फोटो सिस्टम। नाउ व्हाट इज फोटो सिस्टम? फोटो सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स which absorb the light energy and use it for photosynthesis। क्योंकि अभी हम फोटो सिस्टम पे बाद में आएंगे, पहले ये बात पूरी कर लेते हैं जो भी मैं आपको समझा रही थी कि प्लांट के पास रॉ मटेरियल है, CO2 है, ये मान लो सी, ये जो स्ट्रोमा दिख रहा है आपको बच्चों, लिक्विड पार्ट दिख रहा है, इस लिक्विड पार्ट को कहते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। स्ट्रोमा एक तरह से मैट्रिक्स है और दिस मैट्रिक्स इज अ साइट फॉर डार्क रिएक्शन। जो आप कैल्विन साइकिल बोलते हो ना, वो डार्क रिएक्शन है, और मेम्ब्रेन सिस्टम इज अ साइट फॉर लाइट रिएक्शन। सो देयर इज अ क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर। क्लोरोप्लास्ट में पता है कि इस पूरे मेम्ब्रेन सिस्टम को लाइट रिएक्शन करना है और इस पूरे स्ट्रोमा वाले पार्ट को डार्क रिएक्शन करना है। डार्क रिएक्शन का मतलब आप अभी शॉर्ट में समझ लो कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल का मतलब भी शॉर्ट में याद रखो कि CO2 से CO2 को यूज़ करके ग्लूकोज को बनाना। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें RUBP, रुबिस्को, बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है। बट इसको ये सब करने के लिए चाहिए ATP एंड NADPH। तो ये जो लाइट रिएक्शन होगी ना, ये वाली जो मेम्ब्रेन सिस्टम पर पिगमेंट्स हैं, इन लाइट रिएक्शन से तीन चीज़ें बनेंगी। क्या बनेंगी? एक तो ऑक्सीजन जनरेट होगी, ATP भी बनेगा और NADPH भी बनेगा। हो सकता है आप सोचते हो कि सेल में ATP सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, ऐसा नहीं है। सेल का जो सोर्स है ATP का वो माइटोकॉन्ड्रिया है। सेल को कुछ भी काम करने के लिए अगर एनर्जी चाहिए तो वो माइटोकॉन्ड्रिया से मांगेगी, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया ATP तब बनाता है जब उसे ग्लूकोज मिलता है। अब अगर हम एनिमल्स की हमारी बात करें तो हम तो खाते हैं खाना, तो ग्लूकोज सेल्स तक पहुंच जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया उसे यूज़ कर लेता है। बट अगर हम एक प्लांट सेल को इमेजिन करें तो प्लांट सेल में क्या हो रहा है बताओ? प्लांट सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया वो कह रहा है मुझे ग्लूकोज दो तभी मैं ATP बनाऊंगा। अब प्लांट हमारी तरह खाना तो खाते नहीं है, वो क्या करते हैं? वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो प्लांट को ग्लूकोज बनाने के लिए जो क्लोरोप्लास्ट है, जो प्लांट की किचन है, इसी में ग्लूकोज बनाना है, और वो ग्लूकोज बनाने के लिए भी ATP चाहिए। तो ध्यान रखना कि प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट भी ATP बनाता है। उस ATP के बनने के बाद ही जब वो यूटिलाइज होते हैं तो ग्लूकोज बनता है। फिर वो ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया उस ग्लूकोज को यूज़ करके ATP बनाकर सेल को बाकी काम में यूज़ करने के लिए हेल्प करता है। जो फूड सिंथेसिस के लिए जो ATP की रिक्वायरमेंट है वो खुद किचन में बनेगा, वो क्लोरोप्लास्ट ही बनाएगा। दैट्स वाई प्लांट्स को सनलाइट चाहिए। मैंने शुरू में आपको क्या कहा, ये कॉन्सेप्ट क्यों समझाया कि प्रैक्टिकली आप समझो कि प्लांट्स को सनलाइट क्यों चाहिए। तो प्लांट्स के लिए वो जो सनलाइट है, लाइट तो कितना बड़ा एनर्जी का सोर्स है ना, उसमें कितने सारे फोटोन्स होते हैं एनर्जी के। आजकल तो हम सोलर एनर्जी को यूज़ करके कितनी सारी फॉर्म्स में चेंज कर रहे हैं अलग अलग। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर प्लांट सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, फूड बनाने में यूज़ कर रहा है। एक तरह से यूँ समझ लो कि उसने सोलर एनर्जी को फूड में चेंज कर दिया है ना। बट अब एनर्जी तो फूड में चेंज हो नहीं सकती, तो उसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है कि सोलर एनर्जी जो है, सनलाइट पड़ रही है, उसको पिगमेंट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एब्जॉर्ब करके उनके अंदर ताकत आ गई। तो पिगमेंट्स आप जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हो एटम्स, मॉलिक्यूल, तो पिगमेंट्स में भी कोई ना कोई एटम होगा, CHO ये सब होते हैं। तो उनके जो आउटर शेल होते हैं, आउटर मोस्ट शेल होते हैं, उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पड़े रहते हैं। तो जैसे ही एनर्जी मिलती है वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन के एक्साइट होने से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, किसी और में जाते हैं, वो किसी और में जाते हैं, ऐसे करके एक इलेक्ट्रॉन की चेन शुरू हो जाती है। और जब वो इलेक्ट्रॉन की चेन शुरू होती है तो उसी के रिजल्ट में ये सब चीज़ें बनती है। और ATP, NADPH, लेटर ऑन ऑक्सीजन अलग है, ये सब बनता है। तो आप समझ गए कि किस तरह फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होता है। जब तक लाइट एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक ये, तो अब ये जो मैं तुम्हें बता रही हूँ ना कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, ये कहाँ हो रहे हैं? ये इसमें हो रहे हैं बच्चों। ये जो मेम्ब्रेन सिस्टम है, इस मेम्ब्रेन सिस्टम पर ऐसा एक डॉट नहीं, ऐसे हज़ारों डॉट्स हैं। तो ये एक डॉट है फोटोसिस्टम। नाउ व्हाट इज फोटोसिस्टम? इस एक डॉट में बहुत सारे पिगमेंट्स हैं बच्चों। इसमें एक क्लोरोफिल A है और उसके चारों तरफ खूब सारे क्लोरोफिल B हैं, कैरोटिनॉइड्स हैं, ज़ेंथोफिल्स हैं। तो दिस इज अ फोटोसिस्टम। तो ऐसे बहुत सारे पूरे की पूरी मेम्ब्रेन सिस्टम पर खूब सारे फोटोसिस्टम्स लगे हुए हैं। ये सब जो भी मैं एक डॉट बना रही हूँ उसका मतलब एक पिगमेंट नहीं, एक डॉट जो मैं बना रही हूँ उसका मतलब पिगमेंट्स का एक गुच्छा, एक बंच, एक ग्रुप, ठीक है। वो पिगमेंट्स का जो ग्रुप है उसको आप कह रहे हैं फोटोसिस्टम, ठीक है। और ये हर जगह है, और ना सिर्फ ये ग्रेना पे है बल्कि ये जो स्ट्रोमल लैमेली दिख रही है ना आपको, यहाँ पर भी फोटोसिस्टम्स हैं। ये मैं आपको शुरू में पूरा एक बार बेस दे रही हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग के जो 8-10 क्वेश्चंस हैं वो आपके तभी होंगे जब आपको ये सब चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, ठीक है।
सो मैं आपको कह रही हूँ कि यहाँ पर जितनी भी मेम्ब्रेन है हर जगह फोटो सिस्टम्स बैठे हुए हैं, हर जगह फोटो सिस्टम बैठे हुए हैं, बीच में ल्यूमेन खाली पड़ा है, वहाँ नहीं, जो मेम्ब्रेन है इनकी वहाँ पर क्या है, बहुत सारे फोटो सिस्टम्स हैं। नॉट ओनली फोटो सिस्टम है बच्चों, बल्कि फोटो सिस्टम के अलावा कुछ, मान लो मैं कोई और कलर यूज़ करूँ तो फोटो सिस्टम के अलावा कुछ दूसरी चीज़ें भी हैं, जैसे साइटोक्रोम है। आप अपनी एनसीईआरटी में पेज पलटो, आगे देखो, केमी ऑस्मोसिस का एक डायग्राम दे रखा है, तो केमी ऑस्मोसिस में ये बना रखा है एक थाइलेकॉइड बना रखा है। अभी इसमें तुम देखो, खुद करके देखो, पेजेस आगे मैं करूँगी तो ये डायग्राम चला जाएगा। सो वहाँ पर आपको वो जो दिखा रखे हैं वो क्या है, वो यही दिखा रखे हैं, पीएस फोटो सिस्टम, ये साइटोक्रोम्स दिखा रखे हैं। ठीक है, पूरा कोरिलेट करो अच्छे से, तभी फोटोसिंथेसिस समझ में आएगा। सो क्या हुआ कि ये जो फोटो सिस्टम्स हैं, ये फोटो सिस्टम भी बच्चों फिर दो तरह के हैं, एक होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट, एक होता है सेकंड। तो उसमें हमेशा ध्यान रखना, जैसे मैं इसको बच्चों को ऐसे समझाती हूँ कि क्लास में एक की फर्स्ट रैंक आई है, एक की सेकंड रैंक आई है, वैसे तो दोनों ही बहुत बढ़िया रैंक है, बट फिर भी फर्स्ट रैंक जिसकी आई है वो हर जगह प्रेजेंट है। तो जो PS1 है वो कहाँ है, ये रहा PS1 इस पर भी है, लैमिली पर, पूरी पर, ये सारे PS1 है, और ग्रेना पर भी है, ये ग्रेना पर भी बना दिया मैंने। ग्रेना पर ये जो बाहर की एक्सपोज सरफेस है ना, उन पर ज़्यादा है, अंदर छुपा हुआ नहीं है, बल्कि बाहर एक्सपोज है। भाई उसकी फर्स्ट रैंक आई है तो वो तो पूरी क्लास में मस्त, पूरे स्कूल में बहुत बढ़िया से घूमेगा एकदम टशन में अपना, है ना, तो वो वाली चीज़ है। तो फर्स्ट जो है PS फर्स्ट, वो तो हर जगह होता है, लेकिन जो PS सेकंड है, सेकंड रैंक वाले बुरा ना माने, वो बहुत अच्छी रैंक है, फर्स्ट और सेकंड में कोई फ़र्क नहीं होता, बट जस्ट समझने के लिए कि जिनका सेकंड रैंक है वो वाले हर जगह नहीं है, बल्कि वो यहाँ बैठे हुए हैं, जो अंदर, ये जो अंदर छुपे हुए रीजन, ल्यूमेन में नहीं कह रही हूँ बच्चों, मैं मेम्ब्रेन पे ही कह रही हूँ, पर मेम्ब्रेन में ये यहाँ पे सेकंड वाले बैठे हुए हैं। तो जस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में तुम्हें हेल्प करेगा कि वो कौन सा फोटो सिस्टम है जो स्ट्रोमल लैमेली पर नहीं होता, वो कौन सा फोटो सिस्टम है जो स्ट्रोमल लैमेली पर नहीं होता। तो बहुत सिंपल सी बात है, सेकंड रैंक वाला अपना आराम से, अभी उसको अगले बार दोबारा फर्स्ट रैंक लानी है तो वो अंदर छुपा हुआ अपनी प्रिपरेशन कर रहा है आगे के लिए, और जो फर्स्ट है वो हर जगह यहाँ पर ग्रेना पर, स्ट्रोमल लैमेली पर, एवरीवेयर प्रेजेंट है। ठीक है, तो उससे आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और ये जो PS1 और PS2 इनमें क्या डिफरेंस है बेसिक, वो हम अभी आगे देखेंगे। या बता दूं, इन दोनों में मेन डिफरेंस ये होता है कि दोनों के पास जो क्लोरोफिल ए होता है ना बच्चों, उसमें जो फर्स्ट रैंक है उसके ज़्यादा नंबर आए हैं, तो उसके 700 मार्क्स हैं, और सेकंड रैंक वाले के 680 मार्क्स हैं। जैसे आपके नीट के एग्जाम में 720 में से 700 आ जाए, तो भाई इससे अच्छा तो और हो ही क्या सकता है। हालांकि अब तो वो ज़माना आ गया जब 720 में से 720 आ रहे हैं, बट फिर भी, है ना, तो 700 वाला फर्स्ट रैंक, 680 वाला सेकेंड रैंक, ऐसे समझ लो आप, बहुत सिंपल सी बात है। ओके, ये बेसिक डिफरेंस होता है। बाकी जो इनके आसपास जो पिगमेंट्स हैं, एक तो चीफ पिगमेंट है और आसपास क्या है, खूब सारे एसेसरी पिगमेंट्स हैं। एसेसरी पिगमेंट्स दोनों में लगभग सेम होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो जब सनलाइट पड़ेगी तो सनलाइट को ये पिगमेंट्स एब्जॉर्ब करेंगे, फर्स्ट भी कर सकता है, सेकंड भी कर सकता है, और पिगमेंट्स सनलाइट को जब ये एब्जॉर्ब करेंगे तो इनके जो एटम्स हैं, उन एटम्स में जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइट होंगे, और वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे बच्चों, ऐसे मान लो यहाँ से निकले और इस ग्रीन वाले ने कैच किया, फिर ग्रीन वाले से निकले, इस सेकेंड वाले ने कैच किया मतलब घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो उस ETS के दौरान ही ATP एंड NADPH का फॉर्मेशन होता है। इसलिए कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन का मतलब है ETS। लाइट रिएक्शन का मतलब है सनलाइट को कैप्चर करना, उससे इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइट होना, फिर इलेक्ट्रॉन की एक ट्रांसपोर्ट चेन शुरू होना, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ETC कह दो या ETS कह दो। ठीक है, फिर हम इसमें आगे देखेंगे कि ETS भी दो तरह का होता है, एक साइक्लिक, एक नॉन साइक्लिक। जो इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ से निकले और घूम के यहीं आ गए तो वो साइक्लिक, यहाँ से निकले बट घूम के कहीं और पहुँच गए तो वो नॉन साइक्लिक। ठीक है, बट काम दोनों का वही है, चाहे साइक्लिक ETS हो चाहे नॉन साइक्लिक हो, दोनों का काम है एनर्जी बनाना, ATP बनाना। ठीक है, तो इस तरह से लाइट रिएक्शन क्या करती है, ATPs बना देती है, ATPs के साथ साथ NADPH भी बना देती है। और इसी लाइट रिएक्शन के दौरान हम पढ़ेंगे वाटर का ब्रेकडाउन होता है, H2O टूटता है, और H2O के टूटने से हाइड्रोजन आयंस प्लस ऑक्सीजन गैस भी बन जाती है। ठीक है, तो ये लाइट रिएक्शन में फोटोसिंथेसिस में होता है। और फिर ये सारी चीज़ें, ऑक्सीजन तो बाहर निकल जाती है एनवायरनमेंट में, हमारे काम आती है, और जो ATP और NADPH है वो स्ट्रोमा में आ जाते हैं। स्ट्रोमा में RUBP तैयार बैठा है,
CO2 को पकड़ता है और कैल्विन साइकिल शुरू करता है और इन चीज़ों को यूज़ करता जाता है। जब ATP यूज़ हो जाएगा तो वापस ADP बन जाएगा, NADPH यूज़ हो जाएगा तो वापस NADP बन जाएगा, वो चीज़ें फिर से लाइट रिएक्शन में काम आ जाएंगी। ठीक है, समझ में आया कि आपको एक आइडिया लगा कि किस तरह से फोटोसिंथेसिस में चीज़ें प्रैक्टिकली होती होंगी। बिल्कुल ऐसे ही मैंने पूरे चैप्टर में आपको फोटोसिंथेसिस कोरिलेट करके पढ़ाया है। ठीक है, डन। एक चीज़ और देख लो, ये रहा वो फोटो सिस्टम का डायग्राम जो मैं आपको कह रही हूँ ना, फोटो सिस्टम इज अ बंच, इज अ ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स। तो ये रहे बच्चों वो पिगमेंट्स। इसमें आप यूँ समझो कि जैसे इन्होंने इसको लिखा है रिएक्शन सेंटर, तो ये एक मेन क्लोरोफिल ए है, ये मेन क्लोरोफिल ए है। अगर ये PS1 का डायग्राम है तो ये क्लोरोफिल A700 है। अगर ये PS2 का डायग्राम है तो ये A680 है। ए को P भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये तो क्लोरोफिल ए है। और ये जितने भी आपको चारों तरफ दिख रहे हैं पिगमेंट मॉलिक्यूल जिनको लिखा है, दीज आर एसेसरी पिगमेंट्स, या इनको एंटीना भी कहते हैं। जैसे टीवी का एंटीना होता है, किसी भी रेडियो सिग्नल का एंटीना होता है, वो सिग्नल्स को कैच करके टेलीकास्ट करने में हेल्प करता है ना, तो बिल्कुल वैसे ही ये जो एंटीना वाले मॉलिक्यूल हैं क्या करेंगे, फोटोन्स यानी जो सनलाइट गिर रही है उस सनलाइट में से मैक्सिमम सनलाइट तो रिएक्शन सेंटर खुद एब्जॉर्ब करेगा, पर जो एक्स्ट्रा सनलाइट है जिसको ये एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, कहीं वो वेस्ट ना हो जाए, तो ये जो एसेसरी पिगमेंट्स हैं, एंटीना मॉलिक्यूल हैं, ये उनको एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करके अल्टीमेटली सब पिगमेंट्स रिएक्शन सेंटर को ही देंगे सारी एनर्जी। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटमेंट होगा ना, वो कहाँ से स्टार्ट होगा, वो हमेशा रिएक्शन सेंटर यानी क्लोरोफिल ए से स्टार्ट होगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकले, ये एरो इलेक्ट्रॉन्स को बता रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन जनरली एक बार में निकलते हैं, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले उनको कोई और पकड़ लेगा। जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा उसको कहते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब ये अलग अलग होते हैं, PS1 में अलग होता है, PS2 का अलग होता है। फिर यहाँ रुकते नहीं है इलेक्ट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन और आगे चल देते हैं, कोई और पकड़ता है, फिर कोई और पकड़ता है, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कहाँ चल रहा है, ये थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन पे चल रहा है। ठीक है, एंड अगर वो इलेक्ट्रॉन लौट के वापस यहीं आ जाते हैं तब तो ये साइक्लिक ETS हुआ। अगर वो लौट के यहाँ नहीं आते बल्कि कहीं और किडनैप हो जाते तो वो नॉन साइक्लिक ETS होता। बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को, तो वो नॉन साइक्लिक ETS होता। तो इसीलिए फिर आगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में आपको पहले नॉन साइक्लिक एंड उसके बाद साइक्लिक ETS समझा रखा है, बट इस पर अभी हम बाद में आएंगे। पहले हम इतने तक के क्वेश्चंस देख लेते हैं। होप आपको थोड़ा आइडिया लग गया हो कि किस तरह से फोटोसिंथेसिस एग्जीक्यूट करते हैं प्लांट्स। ठीक है, चलिए भाई, तो देखते हैं क्या क्वेश्चंस आए हैं। ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अच्छा हाँ, अब तो बहुत कम हो गए इस तरह के क्वेश्चंस, बट पहले बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते थे। ये जो आपका अर्ली एक्सपेरिमेंट्स वाला पार्ट है ना बच्चों, इस अर्ली एक्सपेरिमेंट्स वाले पार्ट में एक और आपको एक्सपेरिमेंट बताया है जो कि कॉर्नेलियस वॉन नील ने किया था। ठीक है, ऐसे मैं बच्चों को जस्ट याद करा देती हूँ कि नील से नीला, पर्पल ऐसे याद कर लेना। ठीक है, तो नील ने किया था। नील ने ना कुछ स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया पर कुछ स्टडीज़ की, तो वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे एक्चुअली, तो उन्होंने कुछ स्पेशल टाइप के बैक्टीरियाज पे वो कुछ स्टडी कर रहे थे। स्पेशल बैक्टीरिया मतलब पर्पल एंड ग्रीन, यहाँ पे सल्फर भी लिख लो, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, यहाँ पे आप लिख लो सल्फर बैक्टीरिया। अब ये सल्फर बैक्टीरिया क्या होते हैं, जो मुझसे शुरू से पढ़ता आ रहा है, मैंने बता रखा है कि जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं, सारे बैक्टीरिया तो नहीं करते ना, बट जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं BGA जिन्हें आप साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, और एक होते हैं सल्फर बैक्टीरिया बच्चों, एक होते हैं सल्फर बैक्टीरिया। तो जो BGA साइनोबैक्टीरिया हैं ये तो प्लांट्स की तरह ही फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो दे जनरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। लेकिन ये जो सल्फर बैक्टीरिया, इनके नाम में सल्फर क्यों आया पता है आपको, इनके नाम में सल्फर क्यों आया, क्योंकि ये सल्फर बैक्टीरिया ऑक्सीजन जनरेट ही नहीं करते। ये भी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, सनलाइट को यूज़ करते हैं, बट ये अपने फोटोसिंथेसिस के दौरान वाटर का ब्रेक डाउन नहीं करते। आपको पता है फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन निकलती है वो इस वाटर की वजह से निकलती है बच्चों। ये कभी भी CO2 वाली ऑक्सीजन नहीं होती। CO2 से तो बनता है ग्लूकोज और वाटर के ब्रेक डाउन से बनती है ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन बनती है वाटर के ब्रेक डाउन से बनती है। तो जितने भी हायर प्लांट्स हैं, BGA है, साइनोबैक्टीरिया, ये तो वाटर को यूज़ करते हैं, सो ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट बनती है। लेकिन कुछ स्पेशल टाइप के सल्फर बैक्टीरिया ऐसे हैं जो यहाँ H2O की जगह H2S को यूज़ करते हैं। तो अगर H2S यूज़ करेंगे तो फिर यहाँ पर S सल्फर गैस निकलेगी ना, तो दे जनरेट सल्फर।
ठीक है, वॉट एवर जिस भी फॉर्म में वो निकलती है, दे जनरेट सल्फर। तो इसलिए इन बैक्टीरिया को बोलते हैं दे डू एनॉक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, यानी ये ऐसा फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस तो है वो, सनलाइट को भी यूज़ कर रहे हैं, खुद का खाना खुद बना रहे हैं, बट एक छोटा सा चेंज है कि अगर प्लांट्स और दूसरे बैक्टीरिया ऑक्सीजन जनरेट करते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट, तो ये सल्फर जनरेट कर रहे हैं एज अ बाय प्रोडक्ट। सो इनके फोटोसिंथेसिस को एनॉक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, जबकि इनको ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। जो प्लांट्स करते हैं वो सब नॉर्मली ऑक्सीजेनिक है। बात समझ में आ गई क्या? ये बात हमें सबसे पहले कॉर्नेलियस वॉन नील ने बताई थी, जब वो स्टडी कर रहे थे तब उन्होंने तो इस तरह की उन्होंने एक इक्वेशन बना दी कि भाई CO2 तो यूज़ हो ही रहा है, पर ये जो है इसमें H2A लगा दिया। अब A यहाँ पे O भी हो सकता है और A यहाँ पे S भी हो सकता है। जो भी यहाँ बाय प्रोडक्ट बनेगी, गैस बनेगी, वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि ये A क्या है। अगर ये A O है तो ऑक्सीजन बनेगी, अगर ये A सल्फर है तो यहाँ सल्फर बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? देखो उन्होंने लिखा है कि when H2S instead of मतलब H2S is used, ठीक है, तो क्या होगा इन पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, तो सल्फर या सल्फेट्स मिलेंगे, ना कि ऑक्सीजन। दैट्स वाई इन बैक्टीरिया को लिख लेना क्या कहते हैं, एनॉक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, या सिंपली दे डू एनॉक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ठीक है, बाद में बहुत सारी रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक से भी ये बात प्रूफ हुई थी कि भाई यहाँ पर किस तरह से ये चीज़ होती है। ठीक है, उसकी डिटेल में मैं नहीं जा रही हूँ, वो सब मैंने पढ़ा रखा है आप लोगों को। क्लियर? तो आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछा गया, जिसको पता है ये कॉन्सेप्ट उसे फटाफट आंसर आ जाएगा। ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय नॉट प्रोड्यूस, तो ये रहा फर्स्ट ऑप्शन ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। बाकी आपको पता है नॉस्टॉक क्या है, BGA है, कैरा ग्रीन एल्गी है, साइकस जिम्नोस्पर्म है, ये सब तो ग्रीन प्लांट्स हैं। ठीक है, ये दोनों, और ये BG है, तो ये सब ऑक्सीजन जनरेट करेंगे। ठीक है, क्लियर है? कैसा भी क्वेश्चन आ जाए कर देंगे आप इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2014 में भी आया था, एनॉक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ऐसा क्लियरली NCERT में वर्ड नहीं लिखा ना, तो अब थोड़े सालों से कम पूछ रहे हैं इस टर्म पे क्वेश्चन, बट आप ये नहीं कहेंगे कि आउट ऑफ NCERT में इस तरह का कॉन्सेप्ट समझा रखा है, अभी मैंने बता दिया आपको। सो एनॉक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कौन करेगा इसमें से? अब मान लो आपको नहीं पता, तो आप यहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक भी लगा सकते हो। ये तो पता है कि स्पाइरुलम आ रहा है तो ये एक बैक्टीरिया है। अब सपोज आपको नहीं पता, मैम हमें क्या पता कि ये सल्फर बैक्टीरिया है कि नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम आगे देख लेते हैं। स्पाइरोगायरा तो सबको पता है ना, ग्रीन एल्गी है। ठीक है, अल्वा ग्रीन एल्गी है। अल्वा का एग्जाम्पल अब नहीं है NCERT में, पहले बहुत कॉमनली पढ़ाया जाता था, इसलिए 2014 में पूछ लिया। चाहो तो ग्रीन एल्गी में अल्वा का एग्जाम्पल लिख सकते हो। क्लेमाइडोमोनास भी आपको पता है ग्रीन एल्गी में है, हालांकि ये 5 किंगडम के अकॉर्डिंग प्रोटेस्टा में शिफ्ट हो गया, बट है तो ग्रीन ही। ठीक है, तो ये तीनों तो ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल हैं, तो ये तो फोटोसिंथेसिस वही करेंगे जो नॉर्मली प्लांट्स करते हैं, तो ये तो हो नहीं सकते। सो सल्फर बैक्टीरिया कौन हुआ इनमें से? रोडोस्पाइरिलम। ठीक है, इस तरह कभी भी कोई भी क्वेश्चन देखने पर हार नहीं मान लेनी है कि क्वेश्चन पढ़ा यार हमें तो आता ही नहीं है कॉन्सेप्ट, हमें क्या पता कौन सा एग्जाम्पल है। एक बार क्वेश्चन को देखो अच्छे से, क्या पता बाकी 3 ऑप्शंस आपके नोन हो, आपको पता हो कि ये तो पॉसिबल नहीं है, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। बट ये वही बच्चे कर पाएंगे जिन्होंने अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखी होगी। ठीक, इसीलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से नीट में सिलेक्शन नहीं होगा, आपकी बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस पर। ठीक, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इमर्सन्स एनहांसमेंट इफेक्ट। हाँ, ये बच्चों 2016 में पूछा गया था। ये मैं आप कह सकते हैं आउट ऑफ NCERT है, बट जब भी मैं आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ाती हूँ और PS1 एंड PS2 के बारे में बताती हूँ, तब ज़रूर हम ये चीज़ पढ़ते हैं कि ये कैसे पता चला सबको कि PS जो फोटो सिस्टम है वो 2 तरह का है, PS1 एंड PS2। ये पता चला, इमर्सन नाम के एक साइंटिस्ट थे बच्चों, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, रेड ड्रॉप इफेक्ट, इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट। उसकी डिटेल में मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, बट यस ये याद रखना कि जो PS1 और PS2 है ये हमें किसकी वजह से पता चले, इमर्सन नाम के जो साइंटिस्ट थे उनके थ्रू किए गए कुछ एक्सपेरिमेंट्स की वजह से। ठीक है, ठीक है। और ये जो नाम दिए गए ना फर्स्ट एंड सेकंड, ये सीक्वेंस ऑफ द डिस्कवरी को बताते हैं। पहले इन्हें PS1 का पता चला तो उन्होंने उसका नाम फर्स्ट रख दिया, बाद में सेकंड डिस्कवर हुआ तो उन्होंने उसका नाम सेकंड रख दिया। ठीक है, क्लियर है? जो भी जिसने भी नाम रखा, बट ये जो पता चला था इनके बारे में वो इमर्सन ने ही बताया था। सो यहाँ पे सिंपली ये क्वेश्चन आया कि इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट एंड इसी से रिलेटेड है रेड ड्रॉप इफेक्ट
हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन द डिस्कवरी ऑफ, इनमें से किस चीज़ का पता इन 2 एक्सपेरिमेंट से चला था? तो यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक, ये रहा 2 फोटो सिस्टम्स ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली। इससे हमें ये पता चला कि प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करता है तो उसमें 2 फोटो सिस्टम्स काम करते हैं, एक PS1 और एक PS2। बाकी की जो टर्म्स हैं इनका मीनिंग तो पता है ना आपको बच्चों? व्हाट डू यू मीन बाय फोटोफॉस्फोराइलेशन? पता है, फॉस्फोराइलेशन का सिंपली मतलब होता है ADP से फॉस्फेट का जुड़ना जिससे ATP बन जाए। जैसे किसी चीज़ में CO2 जोड़ते हो तो कार्बोक्सिलेशन बोलते हो, वाटर जुड़ता है तो हाइड्रेशन बोलते हो। वैसे ही अगर किसी चीज़ में फॉस्फेट जुड़ रहा है तो मैं उसे फॉस्फोराइलेशन नहीं बोल सकती क्या? बिल्कुल बोल सकती हूँ। तो फॉस्फोराइलेशन वर्ड का सिंपली मतलब होता है ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का जुड़ के ATP बनाना। ठीक है, अब ये जो फॉस्फोराइलेशन है यानी ATP के बनने को ही इन शॉर्ट टेक्निकली आप फॉस्फोराइलेशन कहते हो। तो ये जो फॉस्फोराइलेशन है, जो ATP बन रहा है, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला कि ये जो रिएक्शन है पूरी की पूरी, ये रिएक्शन इन जनरल तो माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है जो सेल का पावर हाउस है, बट यू हैव टू रिमेंबर कि ये सेम रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट में भी चलती है। क्लोरोप्लास्ट को भी ग्लूकोज बनाने से पहले खुद अपना ATP बनाना पड़ता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 फॉस्फोराइलेशन? माइटोकॉन्ड्रिया में जब ATP बनता है तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बनता है। यू नो माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट है, तो वहाँ पर इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव पूरी टर्म लिख दो, फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। लेकिन जब प्लांट्स के क्लोरोप्लास्ट में ये रिएक्शन चलती है तो उसके लिए उन्हें ऑक्सीजन नहीं चाहिए बच्चों, ऑक्सीजन तो वो जनरेट कर रहे हैं, उसके लिए उनको सनलाइट चाहिए, उसके लिए उनको क्या चाहिए? फोटो यानी सनलाइट चाहिए। तो दैट्स वाई यहाँ पे इस प्रोसेस का नाम हो जाता है फोटोफॉस्फोराइलेशन। समझ गए आप लोग? क्योंकि उनको सनलाइट चाहिए, सनलाइट की एनर्जी को यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करेंगे, इलेक्ट्रॉन की एक चेन बनेगी, उस चेन के थ्रू ATP बनेगा। तो इस उनको मेन सोर्स क्या हुआ उनके लिए? सनलाइट। तो वहाँ पर जो फॉस्फोराइलेशन हो रहा है उसके लिए टर्म आता है फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो आप डिफरेंस समझ गए, ऑक्सीडेटिव और फोटो में क्या डिफरेंस है? ऑक्सीडेटिव होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, फोटो होता है क्लोरोप्लास्ट में। एक और टर्म बता देती हूँ यहीं पर, पता नहीं कोई क्वेश्चन है कि नहीं है उससे रिलेटेड। एक और फॉस्फोराइलेशन होता है जिसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। हालांकि ये भी नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, जब हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे वहाँ पर आएगा तो वहीं बता दूंगी, बट कोई बात नहीं। चलो, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो फॉस्फोराइलेशन का मतलब तो सबको पता है, अभी बताया मैंने, ADP का IP से जुड़कर ATP बनाना। ठीक है, अब ये सबस्ट्रेट लेवल कब यूज़ करते हैं? अगर तुम्हें ध्यान हो तो जब हम रेस्पिरेशन पढ़ते हैं अगला चैप्टर, उसमें ग्लाइकोलाइसिस आता है। उस ग्लाइकोलाइसिस में आप पढ़ते हो कुछ जगह पर डायरेक्ट ATP बना है ना, कुछ जगह NADPH बना और कुछ जगह डायरेक्ट ATP बना 7th और 10th स्टेप पर। तो जब डायरेक्ट ATP बनता है, ऐसे ही क्रैब साइकिल में भी बनता है। जब हम रेस्पिरेशन पढ़ते हैं बच्चों तो डायरेक्ट ATP का मतलब ये है कि रेस्पिरेशन में जो मैक्सिमम ATP बनते हैं वो लास्ट में ETS में जाकर बनते हैं। ठीक है, पर कुछ ATP बीच बीच में बनते हैं डायरेक्ट सबस्ट्रेट पर, तो उस डायरेक्ट ATP बनने को कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, SLP शॉर्ट में इसको SLP कहते हैं। अभी नहीं समझ आ रहा तो लीव इट, जब मैं रेस्पिरेशन रिवाइज करवाऊंगी, अगला चैप्टर है, तब आपको इसके बारे में बता दूंगी। ठीक है, अभी तो आप ये 2 टर्म्स ही याद रख लो। कौन सी 2 टर्म्स? ऑक्सीडेटिव एंड फोटो। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस आपको समझ में आ गए हैं। और इसमें भी जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है, क्योंकि वो क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है, तो वो 2 तरह का हो जाएगा, एक साइक्लिक और एक नॉन साइक्लिक। सिंपल। अगर इलेक्ट्रॉन घूम फिर के अपने घर आ जाएंगे तो साइक्लिक, कहीं और किडनैप हो जाएंगे तो नॉन साइक्लिक। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2015 में आया हुआ है, क्रोमैटोफोर्स। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम ये टर्म कहाँ से आ गई, है ना, याददाश्त कमज़ोर है हमारी, तो हम तो भूल जाते हैं इस चैप्टर को पढ़ के कि क्या पढ़ा था हमने उसमें। सेल चैप्टर पढ़ चुके क्या हम, रिवाइज कर चुके? तो सेल चैप्टर में जब हमने बैक्टीरिया पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था क्या कि बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर एक तो मीजोजोम्स होते हैं जिनके अंदर तरह तरह के एंजाइम्स भरे रहते हैं, प्लस जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं उनमें मीजोजोम के अलावा कुछ पिगमेंट्स भी भरे रहते हैं। ये मीजोजोम नहीं है, ये कुछ ऐसी इनफोल्डिंग्स हैं जिनमें ग्रीन पिगमेंट्स भरे हुए हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। इन्हीं को कहते हैं क्रोमैटोफोर्स। याद आया, क्रोमा यानी कलर, या तो क्रोमैटोफोर कहते हैं या थाइलेकॉइड कह देते हैं। NCERT में टर्म लिखी हुई है क्रोमैटोफोर।
ठीक है, तो ये आप चैप्टर 8 का क्वेश्चन भी मान सकते हैं। क्रोमैटोफोर टेक्स पार्ट इन, तो क्रोमैटोफोर का सिंपली काम है फोटोसिंथेसिस, बट कभी भी यूकैरियोट्स में नहीं होते क्रोमैटोफोर। यूकैरियोटिक सेल में तो क्लोरोप्लास्ट है, ये प्रोकैरियोट है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के पास मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते, तो बैक्टीरिया फिर कैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं? कभी दिमाग लगाया है कि यार फोटोसिंथेसिस की साइट है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट तो यूकैरियोट्स के पास होते हैं, तो फिर जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, बीजीए सल्फर बैक्टीरिया, वो कैसे कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस? वो इन क्रोमैटोफोर्स की हेल्प से फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्रोमैटोफोर्स को थाइलेकॉइड भी कहा जाता है, डू रिमेंबर, ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नाउ अब PS1 PS सेकंड पर आ गया क्वेश्चन, द रिएक्शन सेंटर इन PS सेकंड की कितने मार्क्स हैं सेकंड वाले के? 680, ये रहा 680, सिंपल 680 नैनोमीटर। रिएक्शन सेंटर यानी क्लोरोफिल ए, रिएक्शन सेंटर यानी क्लोरोफिल ए, चीफ पिगमेंट कह दो, रिएक्शन सेंटर कह दो, एक ही बात है। नेक्स्ट, विच इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, अभी बताया था मैंने तुम्हें कि लाइट रिएक्शन के 3 प्रोडक्ट्स हैं। कौन से 3 प्रोडक्ट्स हैं? ATP, NADPH और ऑक्सीजन। तो बचा क्या? NADH। कई बच्चे सोचते हैं मैम इन दोनों में क्या फ़र्क है? सिर्फ इतना से तो फ़र्क है, यहाँ P है और यहाँ नहीं है। बिल्कुल इतना सही फ़र्क है, इनकी फुल फॉर्म बिल्कुल सेम है, निकोटिनामाइड एडिनोसिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। लेकिन ध्यान रखना बच्चों कि जब P आ जाता है ना लिखा हुआ NADPH में, तो ये तो फोटोसिंथेसिस में क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, और जब P नहीं लिखा हुआ है, NADH लिखा हुआ है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, बिल्कुल ATP की तरह NADPH भी एक एनर्जी मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन करता है, वो एक तरह से एनर्जी, मतलब मैं तो यूँ समझाती हूँ कि अगर सेल के लिए ATP रुपीज़ है तो NADPH डॉलर है। एक NADPH 3 ATP के बराबर होता है। ठीक है, वो कैसे होता है, क्या होता है, वो सब हम डिटेल में पढ़ते हैं आगे, बट आप यूँ मान सकते हैं कि ये भी एसिमिलेटरी पावर है, इससे भी सेल को एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो कहीं भी अगर NADPH और NADH लिखा हुआ है तो कंफ्यूज मत होना, एक्चुअली एक मॉलिक्यूल है NAD+। को जैसे ही हाइड्रोजन आयंस मिलते हैं ना बच्चों, NAD+ को जैसे ही 2 हाइड्रोजन आयंस मिलते हैं तो ये क्या करता है, ध्यान से देखना, ये 2 इलेक्ट्रॉन भी लेता है साथ में। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन से तो अपने ये वाली वैलेंसी फुलफिल कर लेता है, और 1 इलेक्ट्रॉन जो बचा वो हाइड्रोजन की 1 वैलेंसी फुलफिल कर देता है, तो ये NADH बन जाता है। अब 1 हाइड्रोजन रह गया, वो यहाँ पर ऐसे लिख जाता है, तो इसको NADH+H+ भी लिख देते हैं, और कुछ बुक्स में इसको NADH2 भी लिख देते हैं ऐसे, पर सही तरीका ये है इसका लिखने का। ठीक है, समझ में आ रही है क्या आपको बात? तो ये जो है NAD+, ये एक तरह से इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके NADH में बदल रहा है, तो इसका खुद का क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द रिडक्शन। और सेम यही रिएक्शन में अगर मैं P लगा दूं, अगर मैं लिख दूं कि यहाँ NAD की जगह NADP+ है, और फिर उसमें लिख दूं कि इसने 2 हाइड्रोजन लिए, 2 इलेक्ट्रॉन लिए, और क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन से ये वाली वैलेंसी फुलफिल हुई, 1 से इसकी हुई, तो क्या बनेगा, NADPH+H+। अगेन इसको कुछ बुक्स में NADPH2 लिख देते, तो सिर्फ P का डिफरेंस है, आप देख रहे हो, पूरा कॉन्सेप्ट एक जैसा है। तो जो P वाली है वो सिंपली फोटोसिंथेसिस में होती है, यहाँ पे P का मतलब फॉस्फेट से है, और जिसमें P नहीं है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इतना सा फर्क है। ठीक है, क्लियर? बाकी ये आपको रिएक्शंस पता होनी चाहिए। तो अब NADH चूज करें कि हम NADPH चूज करें, NADH भी बनेगा, बट ये माइटोकॉन्ड्रिया में बनेगा। हमें लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट चूज करने हैं, सो वी हैव टू चूज NADPH। देखो कितनी छोटी सी बात है, उसी पर 2018 में क्वेश्चन आ गया। इसीलिए आपको कहा जाता है कि यार इधर उधर की चीज़ें मत पढ़ो, तुम जो NCERT में दिया है ना उस चीज़ की तह तक चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। NCERT में कोई वर्ड दिया तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, उसके बारे में तुम अपने टीचर से पूछोगे, जितनी डिटेल तुम्हारे लिए ज़रूरी है वो तुम्हें ज़रूर बताएंगे। अब तुम ऐसे मत सोचना कि मैम हमें तो इस टर्म पे PhD करा दो, उसका कोई यूज़ नहीं है बच्चों। जितना नीट में पूछा जाता है उतना पढ़ो, बार बार पढ़ो, रिवाइज करो, तब जाके तुम्हारा नीट में सिलेक्शन होगा। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो ये तो हमारे यहाँ तक तो हमारे जो अभी तक हमने चीज़ें पढ़ी उसके क्वेश्चंस हो गए। अब हम इस पर आते हैं कि PS1 PS2 है क्या, बट एक बार इस पूरे में देख लें हम, कोई चीज़ रह तो नहीं गई हमारी, बर वन शॉट देख लें हम इसका। ये स्टार्टिंग का पैराग्राफ तो तुम खुद पढ़ ही लोगे। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट्स दिए हैं आपको, देखो यहाँ पर एक है ना, ये तुम्हें करवाते थे पहले, मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट दिया है कि एक लीफ को अगर आप आधा पानी उसमें दिया है, कौन सा दिया है तुम्हें, वेरीगेटेड लीफ वाला दिया है क्या, ये रहा ना, ये रहा मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, लिखा नहीं है बट इसको मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट कहते हैं,
कि एक लीफ को तुम आधा पानी में नहीं, KOH में एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें KOH डाला हुआ है हमने KOH CO2 को एब्जॉर्ब करता है, तो तुमने लीफ को आधा उसमें प्लांट पे ही लगी हुई है पर लीफ को ऐसे मोड़कर आधा उसमें डुबो दिया, आधा एक्सपोज रहने दिया, तो जो प्लांट अंदर डूबी हुई है इस सोल्यूशन में, लीफ जो डूबी हुई है उसको CO2 नहीं मिल रही होगी ना, सारी CO2 तो KOH ले रहा है, और जो बाहर एक्सपोज है उसको CO2 मिल रही होगी, तो बाहर वाले पार्ट में फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, अंदर वाले में नहीं होगा। तो ये प्रूफ हो गया कि CO2 इज़ वेरी मच एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं, यहाँ पर वेरीगेटेड लीफ वाला एक्सपेरिमेंट है। वेरीगेटेड लीफ का मतलब होता है मोज़ेक अपीयरेंस, धब्बेदार लीफ, एक लीफ जिसपे बहुत सारे येलो कलर के स्पॉट हैं और बाकी की ग्रीन है, या वाइस वर्सा भी हो सकती है, ठीक है। तो जो ग्रीन वाले रीजन्स हैं वहाँ क्लोरोफिल है तो वहाँ फोटोसिंथेसिस होगा, जो येलो रीजन्स हैं वहाँ नहीं होगा, तो ये प्रूफ होता है कि क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ऐसे ही तुम लीफ को ब्लैक पेपर से कवर करके भी प्रूफ कर सकते हो कि सनलाइट इज एसेंशियल और नॉट फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सब में आयोडीन टेस्ट से पता लगाते हैं कि भाई स्टार्च बना कि नहीं, अगर स्टार्च बना है तो आयोडीन डालते ही वो ब्लैक हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स तुम्हें बता रखे हैं, बट जनरली एक्सपेरिमेंट्स पर डिटेल में क्वेश्चंस नहीं आते, तो आपको बस थोड़ा थोड़ा सा रिवाइज कर लेना है, बहुत ज़्यादा अब टाइम नहीं बचा है। जब भी आप कोई चीज़ शुरू में पढ़ते हो ना, जो भी कोई बच्चा ऐसा हो जो अभी 1 महीने के लिए पढ़ रहा है फिर बाद में आराम से पढ़ेगा, जब 1 साल आप पूरा पढ़ते हो तब तो आपको हर चीज़ अच्छे से पढ़नी है बच्चों, तब आपको ये नहीं देखना कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट, लेकिन जब आप लास्ट टाइम पे स्टडीज़ कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, तब आपको थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा रेशो कि किस चीज़ पे हमें ज़्यादा फोकस करना है और किस पे कम करना है, ठीक है, क्लियर। फिर ये प्रीस्ले का एक्सपेरिमेंट है जिसने सबसे पहले प्रूफ किया कि हाँ यार प्लांट्स की वजह से हम जिंदा रहते हैं वरना मर जाते हैं, ठीक है, क्लियर। ये देखो यहाँ पे प्लांट नहीं था तो ये सब हो नहीं पाया क्योंकि ऑक्सीजन नहीं बन रही थी, ओके। देन मुझे नहीं लगता इस पर कोई क्वेश्चन आएगा। फिर यहाँ पर भी एक्सपेरिमेंट्स हैं कई सारे। हाँ, यहाँ पर इंजन हाउस ने प्रूफ किया था कि सनलाइट ज़रूरी है प्लांट्स के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। फिर जूलियस वॉन सैक नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रूफ किया कि यार जो आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ना, उसमें ग्लूकोज बनता तो है लेकिन वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आप पढ़ रहे हो ये कुछ स्पेशल बॉडीज़ में होता है। जब हमें पता चला कि क्लोरोप्लास्ट, हमने नाम दिया किचन ऑफ द सेल, ठीक है, इस तरह की चीज़ें उन्होंने बताई। सनलाइट ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, ये सब उन्होंने बताया था, क्लियर है। शुगर्स बनती हैं, स्टार्च में स्टोर हो जाती हैं, ये क्लेडोफोरा वाला तो बता ही दिया मैंने तुम्हें, वॉन नील का भी बता दिया, ठीक है। ये आपकी फोटोसिंथेसिस की बैलेंस्ड इक्वेशन है कि पूरे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में 6 CO2 के मॉलिक्यूल एंड 12 वाटर के मॉलिक्यूल यूज़ होते हैं, जिसके बदले में सिर्फ 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मिलता है। कई बार बच्चे इसको C6 को बोलते हैं, 6 मॉलिक्यूल मिल गए। भाई ये 6 तो कार्बन एटम का नंबर है ना, पूरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल तो एक ही है ना, ठीक है। 6 वाटर मॉलिक्यूल दोबारा बनते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट, बट हमें इनको दोनों जगह दिखाना है, और 6 O2 जनरेट होती है। दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या पता तुमसे यही पूछ ले नीट में, है ना। तो आपको तो हर चीज़ पढ़ के जानी है बच्चों, क्लियर है क्या। फिर ये मैंने आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर अच्छा यहाँ पे रिवाइज करवाया, आपको ये पूरा बता रखा है ना। इसमें यहाँ पर बताया है कि क्लोरोप्लास्ट का जो अलाइनमेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट का जो अलाइनमेंट होता है, किसमें होता है अलाइनमेंट, वॉल्स ऑफ मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स याद है ना, अगर हम लीफ की बात करें तो लीफ में अपर और लोअर एपिडर्मिस, या भूल गए एनाटॉमी तुम, और अपर और लोअर एपिडर्मिस के अलावा यहाँ एक वैस्कुलर बंडल दिख रहा है, मान लो उसके चारों तरफ बंडल शीथ सेल्स हैं, है ना, ये बंडल शीथ सेल्स हैं, और यहाँ पर ऐसे लंबी लंबी सेल्स होती हैं, पैलिसेड मीजोफिल, स्पॉन्जी मीजोफिल, बट अगर मोनोकॉट है तो पूरे में एक जैसी होंगी, वो मीजोफिल की बात हो रही है। तो हम एक मीजोफिल की सेल निकालें और उसमें देखें तो उसमें क्लोरोप्लास्ट का जो अलाइनमेंट है वो इस तरह से होता है कि क्लोरोप्लास्ट चाहे लो लाइट हो चाहे हाई लाइट हो, ये अलाइनमेंट चेंज होता रहता है, सो दैट मैक्सिमम ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ सनलाइट उसको मिल सके, तो वो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कर सके, ठीक है। अलाइनमेंट कैसे चेंज होता है, कब पैरेलल है, कब फ्लैट है, परपेंडिकुलर है, वो सब मैं तुम्हें पढ़ा चुकी हूँ, अभी दोबारा नहीं बता रही हूँ, ठीक है, क्लियर। देन ये मैंने आपको पूरा समझा दिया लाइट एंड डार्क रिएक्शन का एक बेसिक, कि किस तरह लाइट रिएक्शन होती है, किस तरह डार्क रिएक्शन होती है, ओके। ये ग्राफ हमने देख लिए तीनों, जिससे प्रूफ हुआ कि यार 2 तरह की लाइट्स में मेन फोटोसिंथेसिस होता है, ब्लू एंड रेड, ओके, डन। फिर ये कि अरेंज कैसे होते हैं वो ये दे रखा बच्चों की, जो चीफ पिगमेंट है वो है क्लोरोफिल ए, और जो एसेसरी पिगमेंट्स हैं उनमें आता है बी, ज़ेंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स। इनको मिलाकर एसेसरी पिगमेंट्स या एंटीनी मॉलिक्यूल्स कहा जाता है, ठीक है।
हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन एंटीना मॉलिक्यूल या इन एसेसरी मॉलिक्यूल्स का काम क्या है, तो इनके दो फंक्शन है। एक फंक्शन तो मैंने तुम्हें बताया कि ये फोटोन्स की सनलाइट की लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके चीफ पिगमेंट को देंगे, सो वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ इनकमिंग लाइट टू बी यूटिलाइज। एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है इनका, दूसरा फंक्शन है बच्चों, दे प्रोटेक्ट द चीफ पिगमेंट फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। फोटो ऑक्सीडेशन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, फोटोसिंथेसिस मत समझ लेना तुम इसको, फोटो ऑक्सीडेशन का सिंपल भाषा में मीनिंग समझ लो तुम, बर्निंग या ऑक्सीडेशन ऑफ पिगमेंट्स, ये समझ लो तुम। जैसे तुमने देखा एक एक्सपेरिमेंट करते थे तुम बचपन में कि अगर कागज को लगातार सनलाइट की एक बीम कागज पे डाली जाए, बीम बना के फोकस किया जाए उसको, तो वहाँ से पेपर जल जाएगा, क्योंकि अगर लगातार सनलाइट एक ही पॉइंट पर गिरेगी तो उस चीज़ को जला देगी। तो बिल्कुल वैसी ही कहानी इसकी है कि अगर यहाँ पर चीफ पिगमेंट अकेला होता, उसके चारों तरफ इतने सारे पिगमेंट नहीं होते, तो पूरा विबग्योर उसी पर पड़ता, और अगर लगातार विबग्योर उसी पर पड़ता तो वो चाहे से कम लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, बट वो सनलाइट उसको जला देती, उसको डैमेज कर देती, तो उस डैमेज को कहते हैं फोटो ऑक्सीडेशन। तो वो डैमेज नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि सनलाइट की जो एनर्जी है वो बट गई, बाकी सबने थोड़ी थोड़ी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। तो इसलिए एसेसरी पिगमेंट्स के दोनों रोल हैं बच्चों, ये सारे एसेसरी पिगमेंट्स लाइट को ट्रांसफर भी करते हैं एंड इस चीफ को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। ठीक है, क्लियर। PS1 और PS2 की डिटेल्स हैं वो मैंने तुम्हें बता दी, लेक्चर में मैंने इनकी टेबल भी बनवा रखी है जिसमें हमने डिफरेंस कर रखा है। डन है यहाँ तक, ठीक है। अब आते हैं हम इनके वर्किंग मैकेनिज्म पर, कि मैं तुम्हें बार बार कह रही हूँ कि इसको तुम थोड़ा उल्टा पढ़ोगे ना तो तुम्हें और अच्छा समझ में आएगा। पहले PS सेकेंड है, PS1 और फिर केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस है। केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस से समझोगे तो तुम्हें ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। देखो समझना एक चीज़ कि यहाँ पर अगर हम इस मेम्ब्रेन को देखें बच्चों, तो ये जो मेम्ब्रेन है ना, इसको तुम क्लोरोप्लास्ट मत समझ लेना, ये क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम नहीं है। क्लोरोप्लास्ट में जो हम थाइलेकॉइड्स बनाते हैं ना ग्रेना के, उसका एक थाइलेकॉइड है ये बच्चों, दिस इज जस्ट अ थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। ऐसे मत समझना दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन, एक ही मेम्ब्रेन है। थाइलेकॉइड इज सिंगल मेम्ब्रेनस, एक मेम्ब्रेन है थाइलेकॉइड की सिंपली। तो मैंने तुम्हें अभी शुरू में कहा था कि इस मेम्ब्रेन पर बहुत सारे फोटो सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखो तुमको ये दिखाया है, ये ग्रीन कलर से दिखाया है, दिस इज फोटो सिस्टम सेकेंड, PS सेकेंड मतलब इसके पास एक चीफ सेंटर होगा, रिएक्शन सेंटर होगा, चीफ पिगमेंट क्लोरोफिल A, और उसके चारों तरफ खूब सारे एसेसरी मॉलिक्यूल या एंटीना मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जो पिंक कलर से दिखाया है, दिस इज PS1 जिसमें एक चीफ सेंटर होगा क्लोरोफिल A 700 और उसके चारों तरफ खूब सारे एंटीना मॉलिक्यूल होंगे। नॉर्मली हमें लगेगा यार पहले फर्स्ट बनाना चाहिए बाद में सेकंड बनाना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे पहले सेकंड बनाया है, बाद में फर्स्ट बनाया है, क्योंकि जो हम नॉन साइक्लिक ETS अभी समझने वाले हैं उसमें पहले सेकंड से शुरुआत होती है, बाद में फर्स्ट काम आता है। इसीलिए शुरू में मेंशन किया था कि इनका जो नाम है वो इनके वर्किंग सीक्वेंस के तौर पे नहीं है, बल्कि इनका जो फर्स्ट और सेकंड नाम है वो उनके डिस्कवरी के बेसिस पर है। वर्किंग मैकेनिज्म अगर तुम देखोगे तो जो नॉन साइक्लिक ETS है, यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, जो नॉन साइक्लिक ETS है और जो साइक्लिक ETS है उन दोनों में फ़र्क क्या है। नॉन साइक्लिक ETS में दोनों यूज़ होंगे, PS सेकेंड एंड PS फर्स्ट, जबकि साइक्लिक ETS PS फर्स्ट अकेला संभाल लेगा, उसमें PS सेकेंड की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक डिफरेंस ये होता है। दूसरा डिफरेंस ये होता है कि नॉन साइक्लिक और साइक्लिक दोनों का काम ATP बनाना है, तो ATP तो दोनों में बनेंगे, लेकिन जो नॉन साइक्लिक है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा है। तो उसमें लास्ट में मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, इलेक्ट्रॉन्स किडनैप हो जाएंगे नॉन साइक्लिक वाले में, तो उन्हें पता है किडनैप कौन करेगा, उनको यही NADP+ किडनैप करेगा। अभी मैंने एक रिएक्शन लिखी थी कि NADP+ को H+ आयंस चाहिए और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए NADPH2 बनाने के लिए। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए वो कहाँ से लेता है, वो यहीं से ETS से उठाता है, उनको किडनैप करके परमानेंट अपना बना लेता है, उनको लौट के कभी घर नहीं आने देता। तो इसलिए नॉन साइक्लिक में ध्यान रखोगे तुम, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का किडनैप हो रहा है वहीं पर तुम्हें NADPH मिलेगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की कोई किडनैपिंग ही नहीं है, वो लौट के घर आ जाते हैं, तो यहाँ NADPH नहीं बनता, सिंपल। तीसरा मेजर डिफरेंस ये होता है कि नॉन साइक्लिक में क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लौट के घर नहीं आ रहे, तो अब लेकिन ये रिएक्शन ऐसा तो है नहीं कि एक बार इलेक्ट्रॉन निकल गए और हो गया काम खत्म, इसको तो बार बार करनी है इस रिएक्शन को। तो अगर खुद के इलेक्ट्रॉन इसको नहीं मिल रहे तो कहीं से तो इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, कहीं से तो इसकी आउटर मोस्ट वैलेंसी जो खाली हो गई इलेक्ट्रॉन्स के एक्साइट होने से वो फुलफिल होनी चाहिए। तो वो कहाँ से मिलते हैं इसको इलेक्ट्रॉन बच्चों, वो मिलते हैं यहीं PS सेकेंड के पास ल्यूमेन की तरफ। ये थाइलेकॉइड है ना, तो थाइलेकॉइड के बीच में खाली जगह पड़ी है ल्यूमेन,
और थाइलेकॉइड के चारों तरफ क्या है, स्ट्रोमा है। इमेजिन कर रहे हो ना आप इस डायग्राम को, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट में थाइलेकॉइड है, तो थाइलेकॉइड के चारों तरफ स्ट्रोमा होता है और अंदर खाली जगह होती है, तो हमने एक थाइलेकॉइड बनाया है निकाल के, ठीक है। तो थाइलेकॉइड के अंदर तो ल्यूमेन है, तो ये तो आपको ल्यूमेन दिखाई है, और ये चारों तरफ क्या दिखाया है, चारों तरफ आपको स्ट्रोमा दिखाया है, चारों तरफ क्या है इसके, स्ट्रोमा है, ठीक है। सो ल्यूमेन वाली तरफ, कभी भी बाहर वाली स्ट्रोमा वाली तरफ नहीं, जो PS सेकेंड है इसके ल्यूमेन वाली तरफ वाटर का ऑक्सीडेशन होता रहता है, फोटोलाइसिस भी बोल सकते हैं आप इसको। जो सनलाइट आ रही है उस सनलाइट से वाटर भी टूटेगा, तो फोटोलाइसिस, इसीलिए उसको फोटोलाइसिस बोलते हैं, मतलब उस सनलाइट की एनर्जी से ही वाटर के मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन हो रहा है। क्लियर? क्यों हो रहा है ये ब्रेक डाउन? क्योंकि जब H2O टूटेगा, तो बहुत सिंपल सी बात है, आप रिएक्शन बनाना जानते हो, H2O टूटेगा तो हाइड्रोजन आयंस बनेंगे और ऑक्सीजन जनरेट होगी। हाफ ऑक्सीजन कर दो बैलेंस करने के लिए, अगर पूरी दिखानी है तो या इसको 2 कर दो, 2H2O दिखाओगे तो यहाँ 4H+ हो जाएंगे और ऑक्सीजन हो जाएगी, ठीक है। और यस बट ऑब्वियस, हाइड्रोजन निकले हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी निकलेंगे, यहाँ पर 2 निकले हैं तो 2 निकालना, ठीक है। तो ये जो लगातार फोटोलाइसिस हो रहा है वाटर का, ब्रेकडाउन हो रहा है, ऑक्सीडेशन कह दो, कुछ भी कह दो, ऑक्सीडेशन कह सकती हूँ ना, देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो वाटर के ऑक्सीडेशन से ऑक्सीजन बनी, हाइड्रोजन आयंस बने और साथ में इलेक्ट्रॉन भी बने। इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। मैं कह रही ना नॉन साइक्लिक में नॉन साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन लौट के नहीं आ रहे, तो लौट के नहीं आ रहे तो कहाँ जा रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन तो किडनैप हो गए, NADP+ ने किडनैप करके हाइड्रोजन आयन उठाया और NADPH बना दिया। तो इलेक्ट्रॉन कौन देगा फिर इसको, उसके लिए कुर्बानी देगा वाटर मॉलिक्यूल, जो सेक्रीफाइस करेगा, वाटर मॉलिक्यूल कहेगा ठीक है भाई हम टूट जाते हैं, तुम ले लो हमसे इलेक्ट्रॉन, पर ये काम मत रोको, बहुत ज़रूरी है, इससे दुनिया चल रही है, ठीक है। सो H2O के ऑक्सीडेशन से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं और लगातार PS सेकेंड उनको लेता रहता है, ठीक है। और जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकल जाती है, गैस है, एस्केप कर जाती है, हमें जीवन मिल जाता है उससे। और ये जो हाइड्रोजन आयंस है ना बच्चों, ये हाइड्रोजन आयन इस ल्यूमेन में इकट्ठे होते रहते हैं। दैट्स वाई जब भी ETS ऑपरेट हो रहा है, अभी हम अगर नॉन साइक्लिक ETS की बात कर रहे हैं, तो जब ये नॉन साइक्लिक ETS ऑपरेट हो रहा है, सनलाइट मिल रही है, लगातार ऑपरेट हो रहा है, एरी लाइट, ठीक है, तो उस ऑपरेशन के दौरान ETS तो चल ही रहा है, NADPH भी बन रहा है, प्लस साथ में यहाँ पर अंदर हाइड्रोजन आयन लगातार इकट्ठे हो रहे हैं। दैट्स वाई यहाँ लिखा है कि ल्यूमेन में धीरे धीरे हाई हाइड्रोजन होने लगता है, हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगती है। क्या मैं इसको अल्कलाइन पीएच कहूँ या एसिडिक पीएच कहूँ? हाइड्रोजन आयंस का बढ़ना मतलब एसिडिक पीएच, एसिडिक पीएच का मतलब पीएच लो हो रही है। ध्यान रखना, नीट में क्या पूछा है तुमसे, या तो ऑप्शंस में लिखा होगा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो वो तो हाई दिखाना, और अगर पीएच लिखा है तो वो लो साइड पे जाएगी। एसिडिक पीएच लो होती है 1 to 7 से नीचे, मतलब, ठीक है। ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए जल्दीबाजी में, इसलिए मिस्टेक में आ जाएगा वरना फिर ये, ओके। तो हाइड्रोजन आयन इकट्ठे होने का एक कारण समझ में आ गया क्या तुम्हें? इस नॉन साइक्लिक ETS से मैंने तुम्हें कहा कि ATP एंड NADPH बनना चाहिए, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे लिख दूँ क्या मैं, कि नॉन साइक्लिक ETS के दौरान ही ऑक्सीजन इवॉल्व होगी। यहाँ साइक्लिक वाले में ऑक्सीजन का कोई काम नहीं है, क्योंकि साइक्लिक वाले में इलेक्ट्रॉन, अभी इसमें नहीं दिखाया साइक्लिक, अलग से एक डायग्राम दिखाऊंगी यहाँ, मतलब उसमें PS1 इन्वॉल्व होता है, तो PS1 पे लाइट पड़ी, इलेक्ट्रॉन निकले, घूम फिर के यहीं आ गए वापस, ठीक है। तो इसलिए ये 3 मेजर डिफरेंस होते हैं नॉन साइक्लिक और साइक्लिक में। चलो एक और बताती हूँ, फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। एक डिफरेंस और होता है बच्चों, ये जो नॉन साइक्लिक है इसके लिए PS सेकेंड एंड PS फर्स्ट दोनों चाहिए ना। और मैंने तुम्हें भी थोड़ी देर पहले कहा था क्या, कि जो स्ट्रोमल लैमिली है, अगर ये ग्रेना है तो ये स्ट्रोमल लैमिली है, तो मैंने तुम्हें कहा था कि स्ट्रोमल लैमिली पर सिर्फ फर्स्ट होता है, PS फर्स्ट होता है, PS सेकेंड नहीं होता। और यहाँ पर PS सेकेंड PS फर्स्ट सारे होते हैं। तो इसका मतलब जो नॉन साइक्लिक है, क्या वो स्ट्रोमल लैमिली पर ऑपरेट होगा? नेवर। नॉन साइक्लिक सिर्फ ग्रेना पे ही होगा, और जो साइक्लिक है उसको PS1 चाहिए, वो आराम से यहाँ पर हो सकता है। तो जो नॉन साइक्लिक ETS है, नॉन साइक्लिक ETS है, इट डू नॉट अकर ऑन स्ट्रोमल लैमिला। बहुत शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि डिटेल में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, यहाँ सिर्फ रिवीजन दे रही हूँ मैं तुम्हें। ये नॉन साइक्लिक कभी भी स्ट्रोमल लैमिली पर नहीं होता, क्योंकि स्ट्रोमल लैमिली लैक, अभी आएगा क्वेश्चन PYQs में, स्ट्रोमल लैमिली लैक, स्ट्रोमल लैमिली पे क्या नहीं है? PS सेकेंड नहीं है।
PS सेकंड नहीं है जो नॉन साइक्लिक ETS के लिए ज़रूरी है। और एक चीज़ और, नॉट ओनली PS सेकंड, एक चीज़ और देखना तुम इस पूरे में, नॉन साइक्लिक ETS जब चलता है ना बच्चों, तो शुरू तो उसको PS सेकंड करता है, ख़त्म कौन करता है उसको? भाई इलेक्ट्रॉन्स का किडनैप करना है ना NADP प्लस को, तो इलेक्ट्रॉन्स को जब NADP प्लस लेते हैं और NADPH में बदलते हैं, तो पता है NADP प्लस किससे लेते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को? समझो, PS सेकंड से इलेक्ट्रॉन निकले, सबसे पहले अपने घर से निकले, PS सेकंड से इलेक्ट्रॉन यहाँ बहुत छोटा छोटा दिखाया है, इसकी फुल फॉर्म लिखी है, PQ लिखा हुआ है, PQ इज प्लास्टोक्विनॉन। तो सबसे पहले ये प्लास्टोक्विनॉन के पास जाते हैं, प्लास्टोक्विनॉन के पास गए, प्लास्टोक्विनॉन से ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 एंड F में ट्रांसफर हो जाते हैं। साइटोक्रोम्स आयरन कंटेनिंग पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। फिर साइटोक्रोम से इलेक्ट्रॉन घूमते फिरते प्लास्टोसाइनिन के पास पहुंच जाते हैं। फिर प्लास्टोसाइनिन से PS1, अब PS1 के पास आते हैं नॉन साइक्लिक ETS में। PS1 में इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी लाइट वाइट मिली, थोड़ा खाया पिया, फिर से एनर्जेटिक हो गए, और PS1 से फिर इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं तो उनको पकड़ता है फेरेडॉक्सिन। ये जो FD लिखा है ना, इसकी फुल फॉर्म लिख लेना, फेरेडॉक्सिन, फेरेडॉक्सिन। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन समझदार होते तो फेरेडॉक्सिन से लौट हार के थक के जो भी है जैसे भी करके यहाँ आ जाते, तब तो ये बच जाते, बट क्योंकि इनको ज़्यादा ही घूमने फिरने का शौक है और आगे निकल गए, और आगे निकलने के दौरान फेरेडॉक्सिन से इनको किडनैप कर लिया NADP प्लस ने, ठीक है। तो जब फेरेडॉक्सिन एक तरह से अगर मैं टेक्निकल लैंग्वेज में बात करूं तो फेरेडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन NADP प्लस के पास गए, ठीक है। तो फेरेडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन निकले और NADP प्लस ने इलेक्ट्रॉन लिए, तो NADP प्लस का तो रिडक्शन हुआ ना, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसका रिडक्शन होता है ना। तो ये जो FNR है ना, ये एक एंजाइम है बच्चों, इसका फुल फॉर्म है फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है? FNR। ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं बट जिन पे PYQs आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको मैं यहाँ पे स्पेशल एम्फेसिस के साथ पढ़ा रही हूँ जिससे आपको ध्यान रहे वो चीज़ें। तो ये जो FNR है, दिस इज एन एंजाइम जिसका फुल फॉर्म है फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम। जब तक ये यहाँ नहीं होगा ना, तब तक इलेक्ट्रॉन्स का किडनैप नहीं होगा। ये एजेंट है इनका, इलेक्ट्रॉन का किडनैप करवाने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो ये जो FNR है, इसको शॉर्ट में NADP रिडक्टेज भी बोल देते हैं, सिंपली NADP रिडक्टेज भी बोल देते हैं, ओके। तो ये जो NADP रिडक्टेज एंजाइम बैठा है, इसकी प्रेजेंस में ही इलेक्ट्रॉन्स का किडनैप होगा, और तब जाके ये PS सेकंड का एक कंप्लीट जो है साइकिल, तो बोल नहीं सकती, नॉन साइक्लिक प्रोसेस है, एक पार्ट पूरा हो जाएगा, ठीक है। सो जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही थी, क्वेश्चन आया भी हम करेंगे, तो स्ट्रोमल लैमेली पर दोनों चीज़ें एब्सेंट हैं। स्ट्रोमल लैमेली पर ना तो PS सेकंड है और ना ही ये NADP रिडक्टेज एंजाइम है। बाकी सब चीज़ें होती है बच्चों स्ट्रोमल लैमेली पे, साइटोक्रोम होते हैं, PS1 होते हैं, ये सब होते हैं यहाँ पर। इन जब ये अकेले होते हैं ना, ये सब नहीं होता इनके पास, सिर्फ ये दोनों ये सब होते हैं, तो ये साइक्लिक ETS चलाते रहते हैं। सिंपल सोबर सा होता है, भी देखेंगे हम, बहुत सिंपल तरीके से हो जाता है। पर ये नॉन साइक्लिक ETS में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, पहले क्या होगा फिर क्या होगा, बट अगर तुमने इसको तरीके से पढ़ रखा है तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। एक बार समझने के बाद ये नहीं भूलते, एकदम लॉजिकल सा टॉपिक है। कुछ नाम वाम जरूर थोड़े रटने पड़ते हैं कि हाँ इसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ गए कहाँ नहीं गए, बट वो बहुत कम पूछते हैं, और 2-3 बार पढ़ोगे तो तुम्हें याद भी हो जाएंगे, ठीक है। कहानी समझ में आ रही है कि तुमको? तो अभी तक हुआ क्या, हम पढ़ रहे हैं लाइट रिएक्शन का, हम देख रहे हैं कि लाइट रिएक्शन कैसे हो रही है। लाइट रिएक्शन का बेसिक मीनिंग हमेशा ध्यान रखो दिमाग में कि सनलाइट की एनर्जी को यूज़ कर जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए हैं वो घूम रहे हैं, और उन इलेक्ट्रॉन के घूमने के दौरान ATP बनाना है। तो अभी तक हमने सारी कहानी पढ़ ली, लेकिन ATP कहाँ बना है तो समझ में ही नहीं आया। ATP तो बना ही नहीं, ऑक्सीजन बन गई, बाहर चली गई, लास्ट में NADPH भी बन गया इलेक्ट्रॉन्स को किडनैप करके, ATP तो कहीं बना ही नहीं। तो ATP के बनने की जो कह सकते हो मिस्ट्री थी, वो पीटर मिशेल नाम के साइंटिस्ट ने सॉल्व की थी इसी केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस से। उन्होंने कहा कि जब ये ETS चल रहा है तो उस दौरान 2-3 चीज़ें और हो रही हैं जिस पर आपको ध्यान देना है। क्या 2-3 चीज़ें हो रही हैं देखना, कि आप कह रहे हो कि नॉन साइक्लिक के दौरान वाटर का फोटोलाइसिस हो रहा है और ऑक्सीजन जनरेट हो रही है, तो आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछेंगे बच्चों, ध्यान रखना, कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद नॉन साइक्लिक ETS या साइक्लिक ETS, बट ऑब्वियस नॉन साइक्लिक, जहाँ ऑक्सीजन जनरेट हो रही है वहीं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा है, ठीक है। एंड PS सेकंड या PS1, तो PS सेकंड, ठीक है। सो उन्होंने कहा पीटर मिशेल ने कि जब फोटोलाइसिस हो रहा है तो जो हाइड्रोजन आयन है ये इकट्ठे होते जा रहे हैं ना ल्यूमेन में, ठीक है। एक बात तो ये समझ में आ गई। दूसरा उन्होंने कहा कि आप देखोगे तो कुछ ये जो है ना सारे ETS के जो पार्ट हैं, ETS मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जो मेंबर्स हैं,
इन मेंबर्स में से कुछ मेंबर क्या करते हैं, देखो जैसे प्लास्टोक्विनोन है, आप ध्यान से देखो अपनी बुक में ढंग से देखो, दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे उन्होंने लिखा है PQ और PQ से PQH बना रखा है। तो इलेक्ट्रॉन लिया तो H क्यों आया, क्योंकि कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को तभी ट्रांसपोर्ट करेंगे व्हेन दे विल ट्रांसपोर्ट हाइड्रोजन, यानी अ गुड इलेक्ट्रॉन कैरियर मस्ट बी अ हाइड्रोजन कैरियर। जनरली वो हाइड्रोजन के थ्रू ही इलेक्ट्रॉन्स को इधर उधर करते हैं, रिडक्शन ऑक्सीडेशन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का, उनको हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन्स भी चाहिए होते हैं। तो प्लास्टोक्विनोन या ऐसे दूसरे जो भी कंपाउंड्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट करेंगे उस दौरान हाइड्रोजन आयन को भी लेंगे, क्योंकि H+ के साथ ही वो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, खुद उनमें रिड्यूस होने की कैपेसिटी नहीं है। प्लास्टोक्विनोन खुद इलेक्ट्रॉन नहीं पकड़ सकता, बट H+ और इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो जो H है वो PQ से जुड़ सकता है, समझ गए। तो इसलिए PQ PQH में बदला। अब इसको इलेक्ट्रॉन अपने पास तो रखने नहीं है परमानेंट, आगे ट्रांसफर करने हैं, तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ेगा तो हाइड्रोजन को भी छोड़ देगा। तो हाइड्रोजन को ये कहाँ छोड़ेंगे, अंदर, ये देखो ये दिखा रखा ग्रीन एरो, यहाँ रिलीज करेंगे। तो इन मॉलिक्यूल्स ने हाइड्रोजन को उठाया कहाँ से, स्ट्रोमा से, पर रिलीज कहाँ किया, ल्यूमेन में। तो एक और कारण मिल गया हमको ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयंस के बढ़ने का। एक कारण तो वाटर के ऑक्सीडेशन से हाइड्रोजन आयन बन रहे हैं, दूसरा कारण जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो कुछ जगह, हर जगह नहीं, जैसे साइटोक्रोम है, ये तो आयरन कंटेनिंग होते हैं, तो ये तो Fe+2+3 में चेंज होकर ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो जाते हैं, पर कुछ जिनमें ऐसी कैपेसिटी नहीं है वो हाइड्रोजन को भी कैरी करते हैं। तो हाइड्रोजन की एक और रीज़न मिल गया हमें। और तीसरा कारण यहाँ देखो, ये जो NADP रिडक्टेज एंजाइम है ना बच्चों, ये देखो ल्यूमेन की तरफ नहीं है, ये स्ट्रोमा की तरफ है, ये स्ट्रोमा की तरफ है। तो जब भी ये NADPH बनाएगा तो NADPH को इलेक्ट्रॉन तो चाहिए, वो तो उसने यहाँ से उठा लिए, पर हाइड्रोजन आयन भी तो चाहिए। तो हाइड्रोजन आयन कहाँ से उठाएगा, ल्यूमेन वाले या स्ट्रोमा वाले। अगर ये FNR अंदर की तरफ होता, ल्यूमेन की तरफ होता, तब तो ये ल्यूमेन वाले हाइड्रोजन आयन उठा लेता, बट इसकी पोजीशन ही बाहर की तरफ है, तो ये स्ट्रोमा में से हाइड्रोजन आयन उठाएगा। तो एक रीज़न हमें मिल गया कि स्ट्रोमा में लगातार हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है और ल्यूमेन में लगातार हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, यानी ल्यूमेन में pH लो साइड पर जा रही है जबकि स्ट्रोमा में pH हायर साइड पर जा रही है। यस और नो। तो जब ये pH ग्रेडियंट क्रिएट होगा, पीटर मिशेल ने कहा जैसे ही ये pH यानी हाइड्रोजन आयन का ग्रेडियंट, प्रोटोन बोल दूं मैं, H+ को प्रोटोन बोल लूं, जब ये प्रोटोन ग्रेडियंट क्रिएट होगा, ग्रेडियंट का मतलब डिफरेंस, कि इतनी बार ये नॉन साइक्लिक ETS हो जाएगा कि अंदर बहुत सारे हाइड्रोजन आयन हो जाएंगे, बाहर मतलब स्ट्रोमा में कम रह जाएंगे। देन दिस स्पेशल, इस पर उनका ध्यान गया, इन्होंने स्पेशल मेंशन किया इस स्पेशल मॉलिक्यूल पर जिसको आप कहते हैं F0 F1। अब कहेंगे मैम F0 F1 तो माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ते हैं, ऑक्सीजोम क्रिस्टी पर होते हैं। बिल्कुल, जो F0 F1 माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी पर होते हैं बच्चों, वही F0 F1 थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन पर भी होता है। इस F0 F1 को ATP सिंथेटेज कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही ये ग्रेडियंट क्रिएट होगा तो ये ATP सिंथेटेज एक चैनल गेट की तरह होते हैं जिसकी 2 यूनिट्स होती है F0 और F1। जैसे ही प्रोटोन ग्रेडियंट क्रिएट होता है, हम समझ गए ल्यूमेन में क्यों हाई है, स्ट्रोमा में क्यों लो है, तो दिस चैनल गेट विल ओपन, और जैसे ही ये खुलता है तो हाइड्रोजन आयंस इसके थ्रू मूव करते हैं। ATP मूव नहीं करता, हाइड्रोजन आयंस यानी प्रोटोन्स का मूवमेंट होता है। और प्रोटोन्स का मूवमेंट किस तरफ हो रहा है बताओ, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो क्या मैं इसको ऑस्मोसिस कह सकती हूँ, केमी वर्ड हाइड्रोजन के लिए आ गया, केमिकल, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयंस का जब मूवमेंट होगा, उस मूवमेंट के दौरान ये F0 F1 इस रिएक्शन को करते हैं ADP प्लस फॉस्फेट से ATP। मतलब आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो यूँ समझ लो कि जब हाइड्रोजन आयन मूव करते हैं तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को ADP पकड़ता है, फॉस्फेट से जुड़कर ATP बना देता है। क्योंकि बेसिकली तो ADP का ATP में बदलना यही है ना कि ADP ने बॉन्ड एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी को छुपा लिया। अब जब भी कभी सेल को एनर्जी चाहिए तो ATP टूट जाएगा, बॉन्ड एनर्जी की एनर्जी उसको दे देगा, ठीक है। सो ADP प्लस फॉस्फेट, सोचो इतनी छोटी सी रिएक्शन करनी थी, ADP को फॉस्फेट से जोड़कर ATP बनाना था, उसके लिए कितना तामझाम हो गया। क्योंकि ADP का फॉस्फेट से जुड़ना दिखने में तो छोटा सा रिएक्शन है, लेकिन वो इतना आसान है नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया के भी पसीने आ जाते हैं ATP बनाने में, पूरा लंबा प्रोसेस पढ़ना पड़ता है हमें, पहले ग्लाइकोलाइसिस हुआ, फिर क्रैब्स साइकिल हुआ, फिर जाके ETS हुआ, वहाँ लास्ट में जाकर ATP बनता है। और यहाँ पर भी
प्लांट में जो किचन ऑफ द प्लांट सेल है क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर भी एटीपी बनाने के लिए, जो कि ग्लूकोज बनाने के लिए चाहिए एटीपी, उसके लिए इतना कुछ करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए इसको नाम दिया गया केमी ऑस्मोटिक। अभी इसको हाइपोथेसिस ही कहा गया है एनसीईआरटी में तो, बट मुझे तो लगता है कि अब तक प्रूफ हो गई होगी ये कब से हाइपोथेसिस ही लिखा हुआ है इसको, क्योंकि जब इन्होंने प्रपोज किया था तब उनके पास बहुत ज़्यादा प्रूफ्स नहीं थे, तो इसको एक एज अ हाइपोथेसिस प्रूफ किया था, बट अब तो आई थिंक ये केमी ऑस्मोटिक थ्योरी बन गई होगी, ठीक है। बट ठीक है, हमारी एनसीईआरटी में जो लिखा है हम तो उसको मान लेंगे फिलहाल। तो उन्होंने इस तरह से समझाया कि एटीपी का फॉर्मेशन हुआ, तो नॉन साइक्लिक में एटीपी भी बना, इलेक्ट्रॉन्स के किडनैपिंग से NADPH भी बना, वाटर के फोटोलाइसिस से ऑक्सीजन भी बना, जबकि साइक्लिक ETS अभी बता रही हूँ बहुत सिंपल सा है, उसमें सिर्फ ATP ही बनेगी, ये सब कुछ भी तामझाम नहीं है उसमें, है ना। तो अगर केमी ऑस्मोसिस पे क्वेश्चन आए ना बच्चों, तो केमी ऑस्मोसिस में बहुत तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, अभी हम करेंगे PYQ, तो तुमसे अब गलत नहीं होंगे। ध्यान रखना है तुम्हें कि कहाँ जब ये ग्रेडियंट बन रहा है, इसमें क्वेश्चन ये भी आता है कि कब ग्रेडियंट बन रहा है और कब टूट रहा है। तो जब ETS चल रहा है तब तो ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है ना बच्चों, अंदर हाइड्रोजन आयन बढ़ रहे हैं, बाहर कम हो रहे हैं, तो ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है। और ATP के फॉर्मेशन के दौरान ग्रेडियंट टूट रहा है, ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन हो रहा है, यानी हाइड्रोजन हाई से लो की तरफ जा रहे हैं, तब तक जाते रहेंगे जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाए। फिर जैसे इक्विलिब्रियम आएगा ये बंद हो जाएगा, फिर ये सब वापस तब तक चल रहा है, दोबारा ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा, फिर ये खुल जाएंगे, फिर हाइड्रोजन आयंस का मूवमेंट होगा, फिर ATP बनेगा। इस तरह ATP का फॉर्मेशन लगातार चलता है ड्यू टू ब्रेकडाउन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोन ग्रेडियंट, ठीक है, क्लियर है। तो प्रोटोन ग्रेडियंट के लिए हमको क्या क्या चाहिए, सेल को प्रोटोन ग्रेडियंट क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पर लिखा है, देखो अभी हटा रही हूँ मैं ये सब जो मैंने लिखा समझाने के लिए तुमको। प्रोटोन ग्रेडियंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे शुरू में एक बहुत अच्छी लाइन है, उस पर क्वेश्चन भी आया हुआ है, अभी हम करेंगे, कहाँ गया, लास्ट में, सॉरी एकदम लास्ट में जाओ केमी ऑस्मोसिस के, तुम ये दे रखा, प्रोटोन ग्रेडियंट क्रिएट करने के लिए यानी केमी ऑस्मोसिस रिक्वायर अ मेम्ब्रेन, जो यहाँ पर थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है, अ प्रोटोन पंप जो प्रोटॉन्स को धकेल रहा है, पहले बाहर से अंदर की तरफ धकेल रहा है स्ट्रोमा से ल्यूमेन की तरफ, अ प्रोटोन ग्रेडियंट जो क्रिएट हुआ, और लास्ट में ATP सिंथेटेज जहाँ से ग्रेडियंट टूटेगा और एनर्जी बनेगी, ठीक है, क्लियर। ये F0 F1 के बारे में दे रखा। अच्छा हाँ, जब हम, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया वाले को हम F0 F1 कहते हैं ना, तो क्लोरोप्लास्ट को डिफरेंस करने के लिए यहाँ पे C लगा देना है, CF0 CF1, ठीक है। हमेशा ध्यान रखो कोई भी मेम्ब्रेन है तो F0 मेम्ब्रेन में धंसा रहेगा और F1 जो है वो लिक्विड पार्ट की तरफ प्रोजेक्टेड रहेगा। जैसे अगर ये तो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है, अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया बनाऊँ, ये माइटोकॉन्ड्रिया का क्रिस्टी है, ठीक है, अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया बनाऊँ तो तुम्हें पता है माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स यहाँ होता है और खाली जगह ये रही, ये दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है ना, ये खाली जगह है, तो इसका F0 F1 कैसे बनेगा, देखो ये मेम्ब्रेन है तो F0 यहाँ बनेगा और F1 स्ट्रोमा की तरफ बनेगा, मतलब F1 हमेशा लिक्विड की तरफ होता है, ठीक है, यहाँ पे F1 स्ट्रोमा की तरफ है, यहाँ F1 मैट्रिक्स की तरफ है, ये F0 है। तो हाइड्रोजन आयंस ऐसे जाएंगे जब ATP का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, क्लियर। मतलब जितना कंपैरिजन करके पढ़ोगे, जितना प्रैक्टिकली पढ़ोगे ना तुम प्लांट फिजियो, तुम्हें उतनी आसान लगने लगेगी, बट अगर तुमने ऊपर ऊपर से पढ़ा है बच्चों तो तुमसे क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। तो अब इसके क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, फिर डार्क रिएक्शन को नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। देखो क्या क्वेश्चन है, विच कॉम्बिनेशन इज रिक्वायर्ड, देखो आ गया 2023 में आया हुआ है, विच कॉम्बिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर केमी ऑस्मोसिस। तो केमी ऑस्मोसिस के लिए आपको प्रोटोन पंप चाहिए, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट चाहिए, ATP सिंथेटेज चाहिए, सही है, बट इस तरह के क्वेश्चन में सीधा इसको टिक मत कर देना, एक बार बाकी ऑप्शंस पे भी नज़र डाल लो ज़रा। प्रोटोन पंप, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, NADP सिंथेटेज, ये तो गलत है, NADP सिंथेटेज नहीं होता। मेम्ब्रेन, प्रोटोन पंप, प्रोटोन ग्रेडियंट और ATP सिंथेटेज। अच्छा मैंने यहाँ पे देखा ही नहीं बच्चों, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट नहीं चाहिए हमको, प्रोटोन ग्रेडियंट चाहिए, ठीक है। सो ये सही है, यहाँ पे मेम्ब्रेन भी दिया है, प्रोटोन पंप भी दिया है, प्रोटोन ग्रेडियंट भी दिया है और ATP सिंथेटेज दिया है, सो ऑप्शन 3, ठीक है, क्लियर। मेम्ब्रेन इज वेरी मच एसेंशियल, बिना मेम्ब्रेन के काम नहीं होगा क्योंकि सारी चीज़ें मेम्ब्रेन पे ही सिचुएटेड हैं। 2022 में आया, विच इज़ not true regarding the release of energy during ATP synthesis through chemiosmosis, ठीक है, it involves, आपको not true बताना है, ठीक है, पहले हम करेक्ट निकाल लेते हैं। केमियोस्मोसिस में क्या क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटोन ग्रेडियंट होता है, बिल्कुल होता है, ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट होता है, कि देखो कितने मामूली से वर्ड्स हैं बट कितना इजीली हमको कंफ्यूज कर सकते हैं अगर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करके गए हैं तो,
ठीक है। सो प्रोटोन ग्रेडियंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट की बात नहीं हो रही है, ठीक है, ध्यान रखना। सो दिस इज द रॉन्ग वन। बाकी सब तो होता ही है, मूवमेंट ऑफ प्रोटोन हो रहा है, रिडक्शन ऑफ NADP टू NADP टू H2 हो रहा है, ऑन द स्ट्रोमल साइड ऑफ द मेम्ब्रेन हो रहा है। हो सकता है अगली बार क्वेश्चन आ जाए उसमें लिखा आ जाए ऑन द ल्यूमेन साइड ऑफ द थाइलेकॉइड, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर। देन इन लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्विनॉन, अच्छा हाँ ये वाला क्वेश्चन तुम तब कर पाओगे, 1 मिनट। तो ये जो मैंने तुम्हें केमियोस्मोसिस समझाया ना, ये वाला, इसी को यहाँ पर डायग्राम की फॉर्म में दिखा रखा है। ये जो पूरा पार्ट है, इतना सारा थ्योरेटिकल सा पार्ट है, इसको देखकर बड़ा डर लगता है बच्चों को। थ्योरेटिकल नहीं भी पढ़ोगे ना तुम, ये सब डायग्राम देखकर जाओगे तो तुमसे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो ये जो नॉन साइक्लिक ETS मैंने तुम्हें अभी दिखाया केमियोस्मोसिस पे, वही यहाँ दिखाया है। दिस इज नथिंग, दिस इज नॉन साइक्लिक ETS बच्चों। अब घबराना मत ये डायग्राम देखकर। नॉन साइक्लिक ETS को Z स्कीम बोलते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी ये सब इन्वॉल्व है ना अलग अलग, अगर उन्हें हम अरेंज करें तो Z की शेप का Z अल्फाबेट बनता है, इसलिए उसको Z स्कीम नाम दे दिया। ठीक है, देखो सेम वही है, ये LHC PS सेकेंड है। LHC मतलब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, सारी चीज़ें, मेन चीफ पिगमेंट, चारों तरफ एसेसरी मॉलिक्यूल, अलग अलग नाम है, अलग अलग जगह यूज हुए हैं, बाकी है एक ही चीज़। तो LHC में PS सेकेंड है, ये PS सेकेंड वाला LHC है। यहाँ पे लाइट पड़ी, इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, अभी प्लास्टोक्विनॉन देखा था ना तुमने, वही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। फिर वहाँ से गए ETS, अब इन्होंने ETS लिख दिया। ये ETS पता है क्या है? ये वही साइटोक्रोम है जो अभी लिख रहा था ना, साइटोक्रोम D6F, वही है ये, कुछ और नहीं है। फिर इलेक्ट्रॉन वहाँ से घूम फिर के आ गए PS1 के पास, ये PS1 है। फिर PS1 से निकल कर गए फेरेडॉक्सिन के पास, फेरेडॉक्सिन के पास यहाँ पे प्लास्टोसाइनिन भी आया था, वो सब है यहाँ पे। सिर्फ ETS में सब आ गए जिन जिन के पास इलेक्ट्रॉन गए हैं। फिर इलेक्ट्रॉन एक्स कहाँ गए? फेरेडॉक्सिन के पास, और फेरेडॉक्सिन से किडनैप हो गए यहाँ पर। और यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज हुआ? FNR, फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, बिल्कुल वही चीज़ दिखाई है, नथिंग इज न्यू। इलेक्ट्रॉन इन्होंने यहाँ से लिए और H+ इसने स्ट्रोमा से उठाए। ठीक है, 2 H+ दिखाओगे तो 2 लिख देना, 1 दिखाओगे तो H लिख देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डन। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन लौट के तो आए नहीं, तो यहाँ पर साथ में देखो फोटोलाइसिस भी दिखा दिया तुमको। H2O टूट रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो इसको मिल जाएंगे, हाइड्रोजन ल्यूमेन में इकट्ठे हो जाएंगे और ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। नथिंग इज डिफरेंट, वही है सारी चीज़ें। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने दिखा दिया कि जब ETS के इधर दिखा दिया ATP का फॉर्मेशन, जो हम नीचे देख रहे थे ना वो CF0 CF1 पर, वो इन्होंने यहाँ पर दिखा दिया, क्योंकि वो अल्टीमेटली ETS का ही पार्ट है। ठीक है, डन। और इस पूरे प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन्स का कैसा ट्रांसपोर्ट हुआ है, इस पर भी क्वेश्चंस आए हैं, अभी तुम देखोगे PYQs में, डाउनहिल या अपहिल, तो दोनों तरह का। अगर लाइट मिली, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर निकले हैं तो अपहिल ट्रांसपोर्ट, पर जब इलेक्ट्रॉन अलग अलग जगह जा रहे हैं, यहाँ तो कहीं लाइट मिल नहीं रही, तो ये सब डाउनहिल ट्रांसपोर्ट है। फिर जैसे ही दोबारा लाइट मिली, फिर से उनमें एनर्जी आ गई, फिर अपहिल ट्रांसपोर्ट, और लास्ट में वापस से डाउनहिल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो जब जब इलेक्ट्रॉन्स लाइट लेकर एक्साइट होकर निकलेंगे वो अपहिल ट्रांसपोर्ट है, और जब लाइट, ये सब तो लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट नहीं है ना, ये तो सिर्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन करते हैं, तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं वो पूरा डाउनहिल ट्रांसपोर्ट, लास्ट में डाउनहिल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना। इन सबको जोड़ते हैं तो Z बनता है, दैट्स वाई Z स्कीम। क्लियर, ये वही स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में ध्यान रखना, यहाँ पर मैंगनीज एंड क्लोराइड आयंस भी रिक्वायर्ड होते हैं। यह मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर हट गया, उसमें लिखा रहता था कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए प्लांट को मैंगनीज एंड क्लोराइड आयंस चाहिए ही चाहिए, उसके बिना ये रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, क्लियर है। और फिर हाँ, अब साइक्लिक ETS देख लो। साइक्लिक ETS जो है बच्चों, ये क्या, इसमें क्या हो रहा है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। ये PS1 है, दिस इज PS1, ये लिख रहा है ऊपर, लाइट आई, इलेक्ट्रॉन निकले, इसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने पकड़े, मान लो फेरेडॉक्सिन ने पकड़े, PS1 का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फेरेडॉक्सिन था, लास्ट में जो था वहाँ पे, फेरेडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन निकलकर ETS में गए। ETS में वही साइटोक्रोम B6F, प्लास्टोसाइनिन, वही सब अलग अलग मेंबर्स घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, एनर्जी लॉस हो रहा है, डाउनहिल ट्रांसपोर्ट चल रहा है, लौट हार के वापस घर आ गए। कोई किडनैपिंग नहीं, कोई NADPH नहीं, बस इलेक्ट्रॉन अपने घर आ गए। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ आपको क्या मिलेगा? ATP मिलेगा, नथिंग एल्स। ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस है। ये साइक्लिक ETS है, ना कोई फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ना कोई ऑक्सीजन जनरेट हो रही है, ना NADP बन रहा है, सिर्फ और सिर्फ ATP बनेगा। ये साइक्लिक ETS एक तरह से फोटोसिंथेसिस में ऐसे बोलते हैं एडिशनली हो रहा है, क्योंकि जब आप कैल्विन साइकिल पढ़ते हो ना, तो आप देखना कैल्विन साइकिल में अगर 12 NADPH यूज हो रहे हैं तो 18 ATP यूज हो रहे हैं, 6 एडिशनल ATP लगते हैं एक ही साइकिल में।
तो वो जो 6 एडिशनल एटीपी हैं वो कहाँ से मिलेंगे, तो इसलिए एटीपी प्रोवाइड करने के लिए साइक्लिक ईटीएस चलता रहता है, सिर्फ एटीपी बना बना के देता रहता है। बाकी जो मेन एटीपी और एनएडीपीएच की रिक्वायरमेंट है वो नॉन साइक्लिक यानी केमियोस्मोसिस पूरा करता है। ठीक है, क्लियर। और देखो एक वो लाइन जो मैं आपको कह रही थी क्वेश्चन में आई थी वो भी यहीं पर है कि जो लैमिला पार्ट है, जो स्ट्रोमल लैमिली है, ठीक है, वाइल द मेम्ब्रेन और नहीं सॉरी इसमें लिखा है जो ग्रेना है, ग्रेना उसके पास तो बोथ PS1 एंड PS2 है, जो ग्रेना है उसके पास तो PS1 PS2 दोनों हैं, लेकिन जो स्ट्रोमल लैमिला है, इस स्ट्रोमल लैमिला के पास ना तो PS2 है और ना ही NADP रिडक्टेज यानी FNR एंजाइम है, इसके पास सिर्फ PS1 है। दैट्स वाई इस स्ट्रोमल लैमिली पर नॉन साइक्लिक ETS नहीं होता। A possible location where this could be happening is in the stromal lamella. Stromal lamella पर सिर्फ cyclic ETS ही होता है, नॉन साइक्लिक में ये पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकती क्योंकि उसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो स्ट्रोमल लैमिली के पास नहीं है। ठीक है, डन, समझ में आ गया। एक और कंडीशन है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन सिर्फ तब होगा व्हेन ओनली लाइट ऑफ वेवलेंथ बियॉन्ड 680 nm इज अवेलेबल, क्योंकि जब तक इसका रिएक्शन सेंटर एक्साइट नहीं होगा तब तक ये नहीं होगा। ऐसे ही एक मिनट, इसका रिएक्शन सेंटर 700 है ना, तो बियॉन्ड 680 nm लाइट जब तक नहीं मिलेगी तब तक साइक्लिक ETS नहीं होगा। अगर 680 तक लाइट अवेलेबल है तो नॉन साइक्लिक ETS तो चल जाएगा क्योंकि वो उसका तो चीफ सेंटर कौन है, 680। बट अगर इसको भी ऑपरेट करवाना है तो 680 नैनोमीटर से हाई वेवलेंथ भी मिलनी चाहिए, देन ओनली दिस विल बी ऑपरेशनल। क्लियर, समझ में आ गया आपको पूरा। अब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस इजीली कर लोगे और यहीं पर इसके क्वेश्चन करके विल एंड दिस सेशन। देखो जरा क्या क्वेश्चन है। इन लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्विनॉन PQ, प्लास्टोक्विनॉन फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, अब अपनी मेमोरी याद करो, मेमोरी पे जोर डालो, अभी हमने डायग्राम देखा था। प्लास्टोक्विनॉन इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ पहुंचा रहे थे, केमियोस्मोसिस में PS2 से प्लास्टोक्विनॉन पे गए थे और प्लास्टोक्विनॉन से साइटोक्रोम पे गए थे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को पहुंचा रहे हैं PS2 से साइटोक्रोम B6F के पास। ठीक है, क्लियर है। देन इस तरह के क्वेश्चन देखकर बच्चे घबरा जाते हैं कि मैम ये फोटोसिंथेसिस तो हमें समझ में ही नहीं आता, बट तुम देखो तुमने एक बार ढंग से समझ लिया तुमसे क्वेश्चन हो जाएंगे। इन अ क्लोरोप्लास्ट द हाइएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर फाउंड इन, क्लोरोप्लास्ट में हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी H+ आयंस आपको कहाँ मिलेंगे बताओ, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ये क्या होता है भाई, जब हम क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं बच्चों तो आउटर और इनर मेम्ब्रेन होती है क्या, उन दोनों के बीच की जगह को इंटरमेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया की बात हो चाहे क्लोरोप्लास्ट की हो। तो क्या क्लोरोप्लास्ट में इस स्पेस के बारे में हमने कुछ भी पढ़ा नहीं, जो भी हो रहा था अंदर हो रहा था, थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन पे हो रहा था, ल्यूमेन स्ट्रोमा, इधर कुछ नहीं होता। जब आप माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन पढ़ते हो ना, वहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका रोल। जब आप माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन पढ़ते हो ना तो वहाँ F0 F1 ऐसे होते हैं, तो वहाँ पे ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस बहुत काम आता है। ठीक है, यहाँ जो काम यहाँ ल्यूमेन करता है ना वो काम वहाँ इंटरमेम्ब्रेन स्पेस करता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास और कोई ल्यूमेन नहीं है। ठीक है, बट यहाँ तो इसका कोई यूज़ नहीं है। देन एंटीना पर तो है ही नहीं। अब बचा स्ट्रोमा और ल्यूमेन, तो तुम बताओ हाइड्रोजन आयंस कहाँ ज़्यादा हुए थे इकट्ठे, ल्यूमेन में, सो ऑप्शन 4। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन इतना स्पेसिफिक नहीं है, इनको देना चाहिए था कि किस टाइम पे बात हो रही है, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। देन 2012 का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट्स दिए हैं आपको बताने हैं कितने करेक्ट हैं। देखो, बोथ फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व अपहिल ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटॉन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जब दोनों तरह के फॉस्फोराइलेशन, एक तो जो फोटोसिंथेसिस में पढ़ा हमने, एक जब माइटोकॉन्ड्रिया में भी सेम थ्योरी होती है बच्चों अप्लाई। जब आप माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन पढ़ते हो ना, सेम केमियोस्मोसिस अप्लाई होती है, बस वहाँ पे PS1 PS2 नहीं होते। वो ध्यान है आपको, कॉम्प्लेक्स 1 कॉम्प्लेक्स 2 3 4 5 उन पे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, हाइड्रोजन ग्रेडियंट क्रिएट होता है, फिर लास्ट में टूट जाता है, एग्जैक्टली सेम। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जब फॉस्फोराइलेशन होता है ना, जब ATP बनता है तो ATP बनने के दौरान अपहिल ट्रांसपोर्ट होता है प्रोटॉन्स का। बताओ, तुम खुद बताओ, ये देखो, जब बनाना है तुमको ATP, फॉस्फोराइलेशन करना है, तब अपहिल ट्रांसपोर्ट हो रहा है क्या प्रोटॉन्स का? नहीं, हाई से लो की तरफ जाना इज डाउन हिल। जब आपको ATP बनाना है तब तो डाउन हिल ट्रांसपोर्ट होगा, जब ग्रेडियंट क्रिएट करना है तब अपहिल ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, सो दिस इज रॉन्ग वन, दिस इज रॉन्ग वन।
इन डाइकॉट स्टेम, एनाटॉमी का आ गया इसमें साथ में, है ना, कोरिलेट करके भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन। इन डाइकॉट स्टेम अ न्यू कैम्बियम ओरिजिनेट फ्रॉम पेरीसाइकिल एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। हालांकि अब तुमसे ये नहीं पूछेंगे क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ तुम्हारे कोड से हट गया, बट इतनी सी बेसिक नॉलेज मैंने तुम्हें दी थी कि सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान स्टेम में जो कैम्बियम बनता है वो कैसे बनता है, रूट में कैसे बनता है। तो अगर तुम्हें ध्यान हो तो हमने पढ़ा था कि पेरीसाइकिल से जो कैम्बियम बनता है वो रूट में बनता है, ना कि स्टेम में। तो दिस इज अगेन रॉन्ग वन, ठीक है। नहीं भी आ रहा तो कोई बात नहीं, तुमसे नहीं पूछ लेंगे इतनी डिटेल। एनाटॉमी में मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है, लेकिन अच्छे से रूट की एनाटॉमी में पढ़ा रखा है कि रूट में व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेरीसाइकिल, इट विल गिव राइज टू कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। स्टेम में नहीं है पेरीसाइकिल का कोई भी रोल, रूट में है, ठीक है। स्टेमन्स एंड फ्लावर्स ऑफ ग्लोरियोसा एंड पिट्यूनिया। अब ये ऐसे तो नहीं मॉर्फोलॉजी खत्म तो हम नाम भी भूल गए। पिट्यूनिया सोलेनेसी फैमिली में आता है, ग्लोरियोसा लिलियेसी में आता है, ठीक है। ये कह रहा है कि इनके जो स्टेमन्स है ना उसमें पॉलीएंड्रस कंडीशन होती है। ये थोड़ा आउट ऑफ कोर्स है बच्चों, ये तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, बट आई रिमेंबर कि ये दोनों पॉलीएंड्रस के एग्जाम्पल हैं। ध्यान है आपको, पॉलीएडाल्फस और पॉलीएंड्रस कंडीशन, स्टेमन्स का फ्यूजन होता है। अगर स्टेमन्स एक दूसरे के साथ फ्यूज हैं, आपस में फ्यूज हैं, तो एडल्फस, मोनोएडल्फस, डायएडल्फस, पॉलीएडल्फस। और अगर फ्री हैं स्टेमन्स तो हम उसे पॉलीएंड्रस बोलते हैं। तो ये बात सही है कि इन दोनों में पॉलीएंड्रस कंडीशन होती है, ठीक है। कहीं नोट करने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता रिपीट होगा, पुराना क्वेश्चन होगा 2012 का। पहले मॉर्फोलॉजी में बहुत आउट ऑफ कोर्स चीज़ें आती थी, ठीक है। इसीलिए कह रही हूँ कि तुम इतने लकी हो, अपने इस गुड लक का फ़ायदा उठाओ, ठीक है, कि एनसीईआरटी से चीज़ें पूछी जाती है, एनसीईआरटी को एकदम पक्का करो समझ के। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं उसमें जो सिम्बायोटिक होते हैं ना, जैसे राइजोबियम है, लेग्यूम प्लांट्स में होता है, बीजीए वगैरह हैं, उनके लिए कह रहे हैं कि दे अकर इन फ्री लिविंग स्टेट ऑल्सो इन सॉइल। बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये सिम्बायोटिक हैं तो ये सिर्फ प्लांट की रूट में या प्लांट के साथ ही रहते हैं। यस, दे लिव एज अ फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म, सॉइल में बिल्कुल प्रेजेंट होते हैं, एज अ बायो फर्टिलाइजर हम इन्हें यूज भी करते हैं, ठीक है। तो दिस इज अगेन करेक्ट वन। सो यहाँ पर सी एंड डी, अच्छा ये नहीं पूछा कितने सही हैं, तो 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यानी ऑप्शन 1, ठीक है, क्लियर है। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज एसेंशियल फॉर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। देखो मैंने कहा ना पहले आता था, 2011 में आया हुआ है, विच इज एसेंशियल फॉर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो एक तो मैग्नीज बताया था, एक क्लोराइड बताया था, सो मैग्नीज है यहाँ पर। कंफ्यूज करने के लिए मैग्नीशियम दिया नहीं, वरना आधे बच्चे मैग्नीशियम टिक कर देते जल्दीबाजी में। 2010 का क्वेश्चन है, 4 स्टेटमेंट दिए हैं तुम्हें, क्या बताना है तुमको, राइट ऑप्शन हैविंग बोथ करेक्ट, ठीक है। Z scheme of light reaction takes place in presence of PS1 only। क्या PS1 अकेला Z scheme को कर सकता है? Never। Only PS1 is functional in cyclic phosphorylation। बिल्कुल ठीक है, साइक्लिक वाले के लिए सिर्फ PS1 की जरूरत है। Cyclic phosphorylation results into synthesis of ATP and NADPH2। बिल्कुल नहीं, साइक्लिक सीधा सिंपल है, वहाँ पर कोई किडनैपिंग नहीं हो रही तो NADPH2 बनने का सवाल ही नहीं उठता। स्ट्रोमल लैमेली देखो आ गया, लैक। स्ट्रोमल लैमेली के पास क्या नहीं होता बच्चों, PS सेकंड नहीं होता, एज वेल एज NADP एंड NADP रिडक्टेज एंजाइम भी नहीं होता। वैसे इनको लिखना चाहिए था NADP रिडक्टेज, बट कोई बात नहीं, NADP लिख दिया तो ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो, गलत नहीं है, ये भी सही है, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट वन। सो ऑप्शन सेकेंड एंड फोर्थ, स्टेटमेंट सेकेंड एंड फोर्थ करेक्ट है, यानी ऑप्शन 1, ठीक है, डन। चलिए, ये हो गया आपका लाइट रिएक्शन वाला पार्ट कंप्लीट, ठीक है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट के लिए थोड़ा सा तुम्हें होमवर्क दे रही हूँ, प्लीज़ डार्क रिएक्शन को पढ़ के आना। डार्क रिएक्शन में बहुत सारे साइकिल्स हैं, कैल्विन साइकिल है जिसको आप C3 साइकिल कहते हो, फिर कुछ प्लांट्स में C3 के साथ साथ C4 भी होता है, उसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स हैं, क्रैन्स एनाटॉमी, बंडल शीट सेल्स क्या होती हैं, और फिर एक वेस्ट प्रोसेस जो कि कोई भी प्लांट पसंद नहीं करता कि हमारे में हो, बट अनवांटेडली भी कुछ प्लांट्स में होता है, जिसको C2 साइकिल कहते हैं। कुछ प्लांट्स में मतलब C3 प्लांट्स में होता है, C4 में नहीं होता। तो कैसे नेचर ने इवॉल्व किया, क्या होता है ये साइकिल, ये सब चीज़ें आप प्लीज़ एक बार पढ़ के आना बच्चों। अगर आपने पढ़ रखा है तो खुद से एक बार ये टेबल फिल करके देखना आपकी एनसीईआरटी की। अगर आपसे हो रही है सही तो इसका मतलब आपको आता है, नहीं तो नहीं आता। एंड फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं,
ये सारी चीज़ें आप एक बार पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम इनके PYQs करके इनको रिवाइज करेंगे। सब कुछ मैम के भरोसे मत छोड़ना कि ठीक है मैम तो करा ही देंगी, हमको क्या करना है, ऐसा करके आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। मैं तो करवाऊंगी अल्टीमेटली, बट अगर आपने पहले से खुद से पढ़ा होगा फिर आप मेरे साथ सेशन अटेंड करोगे ना, आप मान के चलो आपके दिमाग में इतने स्ट्रॉन्ग सिनैप्स बनेंगे, इतने स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बनेंगे कि तुम्हारा नीट का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जो जितनी मेहनत करेगा उसे उतना ही अच्छा फल मिलेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अच्छे से पढ़ के आना एंड प्लीज़ लाइक द सेशन। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताया करो कि तुम्हें सेशंस कैसे लग रहे हैं। ओके, गुड बाय।